भाई वो रोने लगी थी, है ना। और फिर मॉक में आई तब भी वो रोने लगी थी, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, है ना। बट तेज सिविल्स इस तरीके से काम करता है ना आप लोगों के साथ कि यार अपन बोलेंगे, जैसा भी होगा वैसा बोलेंगे, धीरे धीरे जब अपन काम करते जाएंगे तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब रूरल बैकग्राउंड से होंगे या ऐसे स्कूल्स में पढ़े होंगे जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि ना इंग्लिश मीडियम वाले जो जैसे जयपुर के जो स्कूल्स होंगे वहाँ पे एक्सटेम्पोर या डिबेट्स या इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती होंगी, वो कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नहीं होता। आप लोग जब क्लियर करके आते हो ना, समझ ही नहीं आता यार बोलना क्या है, कैसे बोलूँ, बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा। अपन सब करेंगे वो, आपको इतनी बार इस स्टेज पे खड़ा होना पड़ेगा ना, आपको बोलना पड़ेगा वो, कि आप थक जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे कि हाँ सर मेरे को तो स्टेज दे दो, मैं बोल दूंगा चाहे कितने भी लोग बैठे हों। इस तरीके की एक्टिविटीज़ अपने यहाँ पे कराई जाएंगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे लाइब्रेरी के जो स्टूडेंट्स हैं मेहनत करते हैं वैसे ही करनी पड़ेगी। याशिका मैम हैं अपने साथ, 105 रैंक है, इनको पता है, लाइब्रेरी स्टूडेंट है अपनी, कि लाइब्रेरी में डेली एक्टिविटी कैसे होती है। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी के हैं। वैसा ही सेम चीज़ें अब इंटरव्यू में भी करना पड़ेगा। फिर से वो चीज़ें मैं जो हमेशा बोलता हूँ, कोई हवाबाजी नहीं होगी भाई। ये जो लास्ट में कोना देख रहे हो ना पीछे, इसी कोने में मॉक इंटरव्यू होगा। पहले उस छोटे से कैबिन में होता था, बिल्कुल छोटा सा कैबिन है, अब इसमें होगा। ये जो ये दो लगा रखे हैं ना तेज सिविल्स के लोगो, यहीं पे ये, और ये पर्दे लगा दिए जाएंगे, इसी में होगा मॉक इंटरव्यू। लेकिन मॉक बहुत अच्छा हुआ, टीम बैठी है ना, आरएस हैं, नीलम मैम हैं, 3 इंटरव्यू दे चुके हैं। आप लोगों को इतना मेंटोर, इतना गाइड कर देंगे ना कि आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एकदम फैमिली की तरह चीज़ें होंगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि 4 कैमरे लग गए और एक बार एक का शॉट आ रहा है, एक बार एक का शॉट नहीं आएगा भाई। एक सिंपल मोबाइल से वीडियो बनेगा, आपको दे दिया जाएगा। ओपन में कोई वीडियो नहीं डालेंगे किसी का भी, ठीक है। कल को कोई उसका एक क्लिप निकाल के कि बोलेगा कि इसको तो ये भी नहीं आता और ये रैंक आ गई है, कि डाउट है इस पर केस करो, होता है ना, ऐसा भी होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों, हम भी रखेंगे। हाँ खौफ है, PSI वाला खौफ है वो। बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस एक ही चीज़ है जो तेज सिविल्स के साथ होती है, वो है ये है कि मेहनत। अपन मेहनत करेंगे और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। रैंक आएगी। पिछली बार फर्स्ट बैच था, एक थोड़ी सी कमी रहेगी, सिंगल डिजिट रैंक नहीं आई, वरना रैंक 18 भी आ गई है, 20 भी आ गई, 23 भी आ गई है ना। 2 डिजिट में रैंक आ गई है, सिंगल डिजिट रैंक नहीं आई है। क्या पता आप में से कोई आ जाए, है ना, और ज़्यादा भी आ सकती हैं, एक की बजाय ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उतनी मेहनत करनी है। इस बार कमियां रही होंगी, उन पे काम करेंगे और धीरे धीरे इंप्रूव करते चले जाएंगे। अब बात ऐसी है कि आपको इसमें पूरा साथ देना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पे हो और यहाँ पे डिस्कशन के लिए नहीं आओगे, ऐसे नहीं होंगी चीज़ें, है ना। 5 बच्चों में बोलने में और 50 बच्चों में बोलने में डिफरेंस होता है ना। जब आप यहाँ पे खड़े होके बोलोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग होगा। आप किसी अपने नोन के साथ में बैठ के चीज़ें कर सकते हो, अननोन के सामने जाके बोलना, क्योंकि भाई जो भी इंटरव्यू लेंगे तो वो तो अननोन होंगे। RPSC मेंबर्स को आप जानते तो हो नहीं, या जानते हो, कोई जानता है क्या? तो वहाँ पे चीज़ें अलग होंगी, तो वो सारी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी नीलम मैम आपको बता देंगी, जैसे डेफ से रिलेटेड या जिससे भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी ना, वो हम पे छोड़ दो, ट्रस्ट करो, हम पे छोड़ दो। मैं बिल्कुल मतलब इंश्योर कर रहा हूँ आप लोगों को, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो फॉर्म भरने की बात है, चाहे वो आपका मॉक इंटरव्यू की बात है, चाहे वो डिस्कशन की बात है, न्यूज़पेपर के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, हॉबी कैसे तैयार करनी है, डिस्ट्रिक्ट्स कैसे तैयार करनी है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। आप लोगों इस पे अभी काम मत करो, वो हमारा काम है, आपसे हम अपने आप करवा लेंगे। आप अभी सिंपल न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, बाकी चीज़ें हम पे छोड़ दो, हम निकलवा देंगे आपसे। एक एक दिन होगा, एक दिन डिस्ट्रिक्ट तैयार होगी, एक दिन हॉबी तैयार होगी, एक दिन आपका एजुकेशन पे काम होगा। एजुकेशन पे भी ऐसे काम होगा, कुछ लोगों की केमिकल इंजीनियरिंग है, कुछ मैकेनिकल से हैं, कुछ BSc से हैं, या साइंस के या आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, तो उनके साथ कौन बैठेगा, वो सारी चीज़ें हमारा काम है। डेफ को लेके बहुत परेशान होते हो, मैम अभी एड्रेस कर देंगे वो सारी चीज़ें, मत होना। मैम ने पिछली बार भी 200 से ज़्यादा बच्चों के डेफ फिल करवाए हैं। मैम चाहे हाथ पकड़ के करवाना पड़े, वो हमारा काम है। आप लोगों का काम है सिर्फ पढ़ना। आप पढ़ाई करो, जो बताया जाएगा उस तरीके से पढ़ते जाना है।
और खुद को एक्सपोज करो। ये तेज सिविल्स इसीलिए है। डेली या अल्टरनेट डे पे यहाँ पे सेशन होगी। ये रूम है ना, ये जितनी भी चीज़ें इस रूम में आपको दिख रही हैं सब आपकी हैं, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप आओ, बैठो, जो चीज़ें करनी है करो, डिस्कस करना है, स्टेज पे करना है, इस पे कुछ लिखना है, पढ़ाना है। किसी को लगता है ना कि मैं कोई टॉपिक तैयार करके आ गया, मैं पढ़ा सकता हूँ, आओ पढ़ाओ। यहाँ पे 5 लोगों को पढ़ाओगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, बाकी नीलम मैम आपसे डिस्कस करेंगी। ओके मैम, बता दो। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और उससे भी ज़्यादा मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप लोग आए और हम में विश्वास दिखाया। पिछली बार जैसे अभी सर ने बोला ना कि स्टार्टिंग के 10 मिनट कोई नहीं आया था, तो हम मतलब बैठे थे, वर्ड्स नहीं थे हमारे पास कि पता नहीं, शायद लगता है कि कोई स्टूडेंट आएगा ही नहीं, आज का सेमिनार कैसे करेंगे, क्या होगा। इस बार आप टाइम से आ गए, और टाइम से नहीं भी आते ना तो इस बार हमें विश्वास था कि आप लोग आएंगे, है ना। तो सबसे पहले बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि इस पूरी जर्नी में मैं आप लोगों के साथ रहने वाली हूँ। सारी बातें आज ही कर लेंगे तो फिर बाद में वो नई नहीं लगेंगी, तो वो चीज़ें बाद में करेंगे। लेकिन डैफ आज से शुरू हो गया है, और आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो लास्ट टाइम जुड़े हुए थे, जिनको डैफ में दिक्कतें आ रही थी, बाकी चीज़ों में भी आ रही थी, अभी भी होंगे यहाँ पर, है क्या कोई ऐसे जो पिछली बार डैफ को लेकर इश्यूज आ रहे थे तब यहाँ पर थे? ठीक है, तो डैफ में सबसे पहले तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं ना, उनसे भरा जा सकता है। पैनिक नहीं होना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरा है ना, उसके बिना आपका इंटरव्यू लेने से नहीं रोका जाएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डीयू से पढ़े हुए हैं, जेएनयू से पढ़े हुए हैं, या कोई बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से उन्होंने डिग्रीज़ ली हैं, उनके पास जो डिग्री है वो नहीं है, या तो प्रोविजनल है, और 2017 से पहले की डिग्री आई थिंक ऑनलाइन भी नहीं देते हैं, वहाँ मैनुअली कलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा इशू है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें, अपने किसी नॉन को वहाँ भेज सकते हैं, और आपको लगता है कि आपका रेगुलर आना जाना रहता है तो वहाँ जब भी जाएं उस टाइम उस डिग्री को कलेक्ट कर ले। अभी के लिए प्रोविजनल है वो लगा दें, प्रोविजनल नहीं है ना तो भी काम चल जाएगा। आपने रिजल्ट का पीडीएफ देखा होगा ना, अभी जो पीडीएफ आया है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के सामने ब्रैकेट में पी लिखा हुआ है, उसका मतलब है प्रोविजनल, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, आप आरपीएससी में इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ पर भी आपको 7 से 10 दिन का टाइम दिया जाता है, और इंटरव्यू देने के बाद भी उनको सबमिट करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब आप फॉर्म फिलअप करना शुरू करेंगे डैफ को, तो बहुत बार ऐसी दिक्कतें आएंगी कि आपके डेटा फैच ही नहीं होंगे। उनके लिए डिटेल वीडियो अलग से बना देंगे, बट वहाँ पर क्या करना है, उन डेटा जहाँ पे फैच नहीं हो रहे वहाँ मैनुअली करना है। आप क्रॉस करेंगे, मैनुअल फिल करेंगे, आप 2-3 डिटेल्स भर देंगे, 2-3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, फिर आगे वाले नहीं होंगे, फिर पीछे के सारे क्रॉस करके दोबारा ट्राई करो। कभी लैपटॉप से ट्राई करना है, लैपटॉप से नहीं हो रहा है, मोबाइल से करना है, वापस लैपटॉप से करना है, बहुत बार लॉग इन लॉग आउट करना पड़ेगा। कई बार कुछ स्टूडेंट्स के 1 दिन का टाइम भी लग जाता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको सही करना है। 1 मिनट, लाइव का मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, इसमें हो नहीं रहा है। तो अभी एक चीज़ और है कि आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, डैफ में कोई डाउट आ रहा है, किसी ने आज ट्राई करके देखा है और कोई इशू होता है, तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, लाइव में भी चलेगा, और बाकी आप अलग से भी अब जब जाएंगे ना तो लास्ट में बात करते हुए जा सकते हैं। अलग अलग अपने जो फैकल्टीज़ हैं, मेंटोर्स हैं, उनसे मिल सकते हैं, उन्होंने सभी ने पहले डैफ फिलअप किया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जितने भी लोग आए हैं, जो भी यहाँ ज्वाइन करेंगे ना, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना डैफ साथ लेकर आएंगे आप लोग। पिछली बार हमें बहुत दिक्कतें हुई थी, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो अपने रोल नंबर जो दे के गए थे ना, वो बाद में हमें पता चला कि जो लड़के रोल नंबर दे के गए थे वो लड़कियों के निकले। और
तो ऐसा नहीं करना है। देखो आपको क्रेडिट देना है नहीं देना है वो उसके लिए हम कभी फोर्स नहीं करते। आप देखें अभी बाहर देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी रैंक हैं जो टॉप रैंक्स हैं हमारी, बट उनके फ़ोटोज़ नहीं लगे हुए हैं। तो जिन जिन से बात नहीं हुई है उनके फ़ोटोज़ अभी तक हमने नहीं लगाए हैं, और आपकी परमिशन के बिना कभी भी आपके वीडियोस या किसी भी तरह की कोई चीज़ें वायरल तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारे एडवर्टीजमेंट में इंक्लूड नहीं की जाती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप निश्चिंत रहें। एक और चीज़ कि जो आप मॉक देंगे उस टाइम जो वीडियोस बनेंगे ना वो प्राइवेट रहेंगे, आप तक ही सीमित रहेंगे, और उसको जब हम यूज़ करेंगे तो आपसे परमिशन ज़रूर ली जाएगी। तो निश्चिंत होके बेधड़क होके बोलना है, बेधड़क होके तैयारी करनी है। और जैसा सर ने बोला ना कि जहाँ पे हाथ पकड़ के आपसे काम करवाना पड़ा ना, तो वहाँ भी हम आपके साथ रहेंगे। सर रहेंगे, अपने अनिल सर हैं, राजकुमार सर हैं, याशिका मैम है जिनकी अभी 105 रैंक आई है, सोमराज सर हैं, लोकेश सर हैं, गणेश सर हैं, और अपने जीएल शर्मा सर हैं जो सीनियर आरएएस हैं, जिनसे हमें भी गाइडेंस मिलती है, हम उनकी शरण में रहते हैं, तो उनकी भी गाइडेंस आपको रहेगी। तो अब मैं अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि अभी जो डाउट्स आ रहे हैं ना, चाहे आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैसेजेस पे पूछ सकते हैं, ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी जाते हुए पूछ सकते हैं, आप जब डिस्कशन के लिए यहाँ आएंगे तब पूछ सकते हैं। अभी मैं याशिका मैम को बुलाना चाहूँगी जो 105 रैंक आई है। एक बार इनके लिए तालियाँ। इनके लिए मैं एक लाइन बोलूँगी इनके यहाँ आने से पहले कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। कांग्रेचुलेशन। तो कांग्रेचुलेशन अगेन। बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी मेहनत की। 2 लाइन। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे आपको पता है कि मेरा नाम याशिका है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब ने मेंस अपना क्लियर किया और आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ऑल दो टेक्निकल में तो मैम और सर हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे, पर एज एन स्टूडेंट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता देती हूँ कैसा रहा। क्योंकि मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था तो सीरियसली मैं बहुत नर्वस थी और मुझे कुछ आता भी नहीं था। तो मतलब मेरा यूँ था कि पता नहीं कैसे होगा और क्या होगा, पर क्योंकि सब ने बहुत हेल्प की थी और उससे मुझे ऐसा था कि मेरा इंटरव्यू तो वो ठीक ठाक चला गया। पर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले ना मैंने जो 2-3 चीज़ें सीखी वो ये थी कि सबसे पहले तो आप ना सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर लें। तो मैं और मेरी फ्रेंड जो हम साथ में इंटरव्यू दे रहे थे, तो हमने कहा था हम सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और उसके 101 तरीके निकालेंगे कि अगर हम सर कहेंगे कि नहीं आता है तो हम कहेंगे कि सॉरी सर मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। और हमने एक और चीज़ की प्रैक्टिस की थी कि कैसे है ना वहाँ पे मुस्कुराना नहीं है। जब सॉरी बोले ना तो बिल्कुल स्माइल आनी ही नहीं चाहिए, कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने इतना टफ क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं आया और मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। और फिर हमने एक और चीज़ की प्रैक्टिस की थी कि जब आप इंटरव्यू आपका होने वाला है और आप जब बाहर बैठते हो ना, तो है ना आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, आप बहुत नर्वस होते हो, तो हमें ऐसा लगता था कि आप पता नहीं क्या ही बोलेंगे, कैसे ही बोलेंगे। तो हमने ना एक ट्रिक बना ली थी अपने लिए कि ये एक रोलर कोस्टर राइड है, हमें पता ही नहीं है हम नर्वस हैं या फिर एक्साइटेड है। तो हमने कहा था सिर्फ एक रोलर कोस्टर राइड है, अप होंगे डाउन होंगे, पर इवेंचुअली हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और ऐसे करके ना हमने अपने सारे मॉक दिए थे। तो हमने 2-3 मॉक दिए जो कि बहुत बुरे गए, सीरियसली बहुत ही बुरे मॉक थे वो, मतलब ऐसा था कि बोलना भी नहीं आ रहा था। तो हमने कहा था कि अगर जितने ख़राब मॉक जाएंगे ना उनसे हम उतना सीख के उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने ख़राब मॉक देने के बाद मुझे याद है कि एक मॉक तो ऐसा था जिसके बाद तो मुझे ऐसा मेरा कुछ ही नहीं होएगा, मेरा तो कुछ ही नहीं आता मुझे। पर इवेंचुअली जो भी ख़राब मौका है ना उसमें यूँ मत सोचना कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा है वो जब जितना ख़राब मौका आपका होगा ना आप मान के चलो सब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप उसी मौके से करेंगे। जाना उसकी वीडियो देखना और फिर देखना कमी कहाँ रह गई, कि मतलब ऐसा क्या था कि जो हम बोल नहीं पाए, जो क्वेश्चन था हमें आया नहीं, उसका आंसर नहीं आया, फिर हम उसे टैकल नहीं कर पाए। तो इवेंचुअली मतलब कि आप जितने मॉक देंगे ना आप इम्प्रूव कर जाएंगे। सब कहते हैं कि 5 मॉक इनफ है, 10 मॉक इनफ है, पर आपको है ना खुद देखना है। कि मुझे ऐसा था कि जब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे नर्वसनेस उतनी होती नहीं है तब मैंने मॉक देने बंद कर दिए थे, पर तब तक मैंने मतलब कि जितने मॉक थे ना उतने सारे दिए थे।
और मुझे दो चीज़ मतलब लगी कि जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि RS मेंस जो पढ़ के आए हैं ना, उसे भूलना बिल्कुल नहीं है। हम ऐसा करते हैं चलो पढ़ लिया अब चलो छोड़ देते हैं, पर उसके पर्टिकुलर जो पोर्शंस है ना वो हमें फिर से रिवाइज करना है। हमारा जो खुद का सब्जेक्ट है जिसमें मैं मास्टर्स की है वो हमें पूरा ढंग से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि मेरी फिजिक्स थी और मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो मैंने फिजिक्स का उतना जो बेसिक साइंस थी वो पोर्शन पढ़ा नहीं था। और मेरा सबसे ख़राब मॉक वो इस वजह से ख़राब था क्योंकि मैंने उसमें सारे साइंस के क्वेश्चन थे और मुझे वो बिल्कुल नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं बोलती हूँ कि मैंने मास्टर्स फिजिक्स में की है और मुझे वही सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो मेरा इंप्रेशन कैसा पड़ेगा। तो अपना सब्जेक्ट जो है वो पूरा ढंग से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद में जो करंट अफेयर है उसमें इतना यूँ नहीं है कि अब ये हम करंट अफेयर कैसे करेंगे क्या करेंगे। सिर्फ जो न्यूज़पेपर है वो डेली पढ़ना है, डिस्कशन करना है। उसमें हम जितने मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ में एक ग्रुप बना लीजिए अगर आप बना सकते हैं तो, और डिस्कस कीजिए। आपको 2 पॉइंट आएंगे, आपके फ्रेंड्स को 2 अलग पॉइंट पता होंगे, तो उससे जो हमारी नॉलेज है उसमें डायमेंशन जो है वो बढ़ते जाएंगे और उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट होती रहेगी। तो देखिए मेरी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल सी थी। मेरा यूँ था कि जितना मैंने RS का मेंस पढ़ा है वो फिर से रिवाइज़ कर लूँ, करंट अफेयर पढ़ लूँ और जितना मतलब कि हो सके मॉक दे दूँ। और उसके बाद में यूँ था कि सब भगवान भरोसा है। मैंने तो यूँ था छोड़ दिया था, मैंने कहा अपने लोड लेना ही नहीं है, जो होगा वो देख लेंगे बाद में। वो तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा किस्मत अच्छी रही है या फिर पता नहीं क्या ही था कि मेरा 105 रैंक आ गई। बाकी मैंने सोचा नहीं था कि रैंक क्या आएगी क्या नहीं आएगी। मेरा यूँ था इंटरव्यू देंगे और भूल जाएंगे, जो भी होगा देख लेंगे बाद में। और जब रिजल्ट आने वाला था ना, ऑल्दो रिजल्ट का प्रोसेस बड़ा ही लंबा रहा, पर एट द एंड मैंने उसमें भी कहा कि जब रिजल्ट नहीं आया, हम मान के चल रहे थे 14 को 11 को आ जाएगा 11 बजे, पर वो आया नहीं, तो फिर मैंने उस टाइम भी छोड़ दिया। मैंने कहा अब जब रिजल्ट आएगा ना, जब सब टेलीग्राम पे डालेंगे तभी रिजल्ट देखूंगी, खुद RPSC की साइट खोल के देखूंगी भी नहीं। तो इसलिए एकदम चिल रह के अपनी तैयारी करनी है और ज़्यादा सोचना नहीं है कि मतलब कि क्या होगा कैसे होगा। आप बिलीव कीजिए आप सब ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, कल आप वहीं पे ही खड़े होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले जहाँ पे आप बैठे थे ना वहाँ पे मैं भी बैठी थी। तो इसलिए इतना स्ट्रेस लेना नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप पूरे कर लीजिए फ़िलहाल डेफ के लिए, और बाकी जो प्रिपरेशन है आपकी वो इवेंचुअली ट्रस्ट में हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी। अगर हम सही डायरेक्शन में चलेंगे तो अपने आप ही हो जाएगी, तो उसके लिए ज़्यादा लोड लेना मत। और एट द एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, आप सबने बहुत ही तैयारी की इसलिए आप यहाँ पे बैठे हैं। आप खुद पे बिलीव करेंगे तो आप सच में यहाँ तक भी आ जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अभी मैं चाहूँगी कि अनिल सर आएँ और एक प्लांट याशिका को गिफ्ट करेंगे हम। देखो भाई, आप ये पहले से मन बना लेना कि प्लांट ही मिलेगा, आईफोन नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे हो अगली बार मैं रैंक 1 लेके आऊँ, रैंक 13 लेके आऊँ, आईफोन नहीं मिलेगा, प्लांट मिलेगा। अब नेक्स्ट रैंक 30 जो हमारे इसी प्रोग्राम में आप ही इन्हीं बेंचों पे बैठा करते थे, आ चुके हैं। वो अभी आ ही रहे हैं आपके सामने। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। अब तालियां बजा। मैं अनिल सर और राकेश सर को बुलाना चाहूँगी, स्टेज पे आ जाओ सर। एक प्लांट। वीरेंद्र ये लो। एक्सप्लेन करो, कुछ भी करो, जो मत करे वो बोलो यार, अपने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। मेरा नाम वीरेंद्र है। मेरी जो 23rd था उसमें 30वीं रैंक आई है और मैंने सर का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो ज्वाइन किया था
और प्रोग्राम अच्छा था। इन्होंने मेरे को जो जेन्युइन रिव्यू हैं सर ने जेन्युइन रिव्यू दिए और उन्होंने मेरी हेल्प की। और मेंस में भी इनके जो नोट्स हैं साइंस टेक के वो मैंने पढ़े थे तो उन्होंने मेरी हेल्प की। और भी बता दो यार, इंटरव्यू के लिए वो आए आपको सुनने के लिए आए हैं कि इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना अच्छा। है, अपनी स्ट्रेटजी क्या रही, So, थोड़ा शेयर कर दो आप। इंटरव्यू के लिए बेसिकली जो नोट्स हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट वाला जो पोर्शन है मैंने वो प्रिपेयर किया था। और जो अपना न्यूज़पेपर है, जो डेली न्यूज़पेपर है, 2 हिंदी के और 1 इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है मैंने वो रीड किया था। उसके अलावा जो मेरा ग्रेजुएशन के जो बैकग्राउंड है उस पे मैंने मतलब थोड़े क्वेश्चंस देख के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे। जो चैट जीपीटी है उसका यूज़ किया था। और उसके अलावा जो मेरी हॉबीज़ हैं, ड्राइंग मेरी हॉबी थी और बुक्स पढ़ना मेरी हॉबी थी, तो उसमें मेरे को इतना कुछ इशू आया नहीं। जो मैंने पढ़ी हैं बुक्स तो मेरे को पता था कि हाँ क्या है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर यहाँ जो सर ने पूछे वो जाके मैंने घर पे प्रिपेयर किए थे और उन्होंने मेरी हेल्प की। इसके साथ ही ये तो हमारे जो एकदम वो स्टूडेंट टाइप जो चीज़ें होती है ना वो है। अभी हमारे फैकल्टी के ही मेंबर हैं राजकुमार सर, इनकी भी 472 रैंक आई है। ये हमारे ही साथ बैठ के आप लोगों की तरह ही अभी मेंटोर, मतलब हमारी तरह ही मेंटोर करते हैं। और स्टार्टिंग में आई थिंक सर आप भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से ही जुड़े थे, तो सर यहाँ से जुड़े थे। और इनका जो संघर्ष है ना वो बहुत लंबा संघर्ष रहा है। और इनके लिए मैंने 2 लाइन लिखी है सर आपके लिए कि एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से टकराएगा, बस उस लम्हे तक तुम डटे रहना। तो वो सर ने किया है और आज सिलेक्शन भी लेके आए हैं। तो सर एक बार स्टेज पे आए आप। अनिल सर आप भी आए एक बार, सर को थोड़ा सम्मानित कर दें। सर खुद सम्मानित है, क्या सम्मानित करें हम तो। सर के स्टूडेंट भी बैठे हैं ना सामने। अच्छा राजकुमार सर के स्टूडेंट बैठे हैं। बहुत बहुत बधाई सर। हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे तो ऐसे चेहरे नज़र आ रहे हैं जिनको हमने मेंटोर किया था और वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे मैंने पहले भिलवाड़ा में मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, पर जब मतलब उनके द्वारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सक्सेस होता है ना तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। अच्छा चलो देखो, पहले सबसे पहले तो अभी तक मैंने आरपीएससी के 4 इंटरव्यू दिए हैं। 2 एसआई के दिए हैं, 1 आरएस का दिया है, 1 एपी का दिया है। शुरू वाले इंटरव्यू बोर्ड में रामू राय का सर थे, उसके बाद में संगीता आर्य मैम का बोर्ड था, उसके बाद में जो है आपके अभी कर्नल केसरी सिंह का बोर्ड था, और एपी में मेरे जो है सुशील कुमार बिस्सू सर का बोर्ड था। इंटरव्यू में क्या क्या सीखा है वो तो मैं बताऊंगा ही सही आपको। उससे पहले देखो इंटरव्यू बेसिकली क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ लिख रहा था, पता नहीं वो पेज कहाँ पे चला गया है। तो इंटरव्यू में जैसे क्या होता है कि आप मतलब वहाँ पे क्या देखते हैं, वो आरपीएससी मेंबर जो बैठे रहते हैं वो क्या देखते हैं, तो वो देखते हैं कि आप जो है वो सोचते किस तरीके से हो, ठीक है, आप अपने आप को अभिव्यक्त किस तरीके से करते हो, ठीक है, आपकी सुनने की क्षमता कैसी है, ठीक है। आप अगर कोई चीज़ नहीं आती है आपको तो आप सॉरी कैसे बोलते हो, अगर कोई चीज़ आपको मनवानी है किसी और से, ठीक है, तो आप उनको क्या परस्यूट कर सकते हो, क्या आप उनको मतलब है ना अपनी बात मनवा सकते हो। और अगर कोई गलती हो जाए अपने से तो आप उसको मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो उनके सामने, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो सॉरी बोलना, तमाम सारी चीज़ें आपकी परखी जाती है, नो डाउट पूरा का पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो अब जैसे ये तमाम सारी चीज़ें हैं वो किस तरीके से डिस्कशन से जुड़ी हुई है, किस तरीके से आप जो डेली यहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं उससे जुड़ी हुई है, या फिर ऐसा देखो कि मतलब ये जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होता है, बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब मुझे पता है कि जब मेरा पहला इंटरव्यू कॉल हुआ था तो मैंने खूब प्रैक्टिस की थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो आपका ये प्रोग्राम है उससे पहले जब प्रिपरेशन की थी तो उस समय मैंने खूब बोलने की प्रैक्टिस की थी, इतनी बोलने की प्रैक्टिस की थी कि आरपीएससी जो चेयरपर्सन बैठे हैं ना उनसे मुझे रिव्यू मिल गया, भैया आप तो बोलते ही बोलते हो, सुनने का तो आप में कुछ है ही नहीं।
ठीक है, मतलब वहाँ पे मनोविज्ञानी जो बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे ये पहले वाले इंटरव्यू के अंदर बोला था। फर्स्ट वाले इंटरव्यू में मेरे 70% स्कोर था, और सेकंड वाले इंटरव्यू में अगर मैंने पहले वाले इंटरव्यू से जो इम्प्रूवमेंट किया उसके आधार पे मेरे को 80% मार्क्स दिए थे संगीता आर्य मैम ने। थोड़ा सा लैंगिक बायस भी हो सकता है, बट जो है सेकंड वाले इंटरव्यू में मेरे 42 से मतलब है ना, आउट ऑफ 42 34 नंबर आए थे। तो उसमें मतलब मेरे को क्या बेसिक चीज़ें क्या सीखने को मिली, सीखने को एक चीज़ मिली कि जब मैं पहली बार गया था रामू सर के बोर्ड में, तब मेरे में थोड़ी सी एरोगेंसी भी थी। ठीक है, मैं वो जो भी पूछे मतलब उनका पूरा क्वेश्चन सुनना नहीं, और जो मेरे को आ रहा है वो पूरा धड़ा होट जिसको बोलते हैं, है ना, कि जो भी आ रहा है वो सब एकदम से निकाल देना। ठीक है, तो बाद में जब इंटरव्यू फिनिश हुआ तब उन्होंने मुझे ये, वहाँ पर जो मैडम बैठे थे वो कह रहे थे कि आप मतलब जब किसी थाने में बैठोगे तो आपको तो सुनना भी पड़ेगा, आप तो सुनते तो हो ही नहीं है, मतलब आप तो केवल और केवल अपनी बातें ही बातें मनवाते रहते हो। ठीक है, तो और इसमें थोड़ी सी मुझे एरोगेंसी वाली बात भी उन्होंने बताई थी कि थोड़े से एरोगेंट लग रहे हो आप। तो यहाँ पर मॉक देना या डिस्कशन करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि डिस्कशन करने से तो सबसे पहले आप बोलना सीखोगे। ठीक है, क्योंकि आपको जो आ रहा है अगर आप उसको अभिव्यक्त ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप सबने मेंस क्लियर किया है तो नॉलेज आपके पास भरपूर होगा। मैंने भी यूपीएससी के एग्जाम दिए थे, तमाम सारे एग्जाम दिए थे, इसलिए नॉलेज तो था ही सही, बट उस नॉलेज को अपन जो है दूसरों के सामने बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते। जो पहला इंटरव्यू था उसमें तो पता है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो मेरे से आवाज़ ही नहीं निकली थी, तो मैंने उनको सीधा ही कह दिया सर मुझे ये पानी पीना पड़ेगा। पूछा नहीं मैंने सीधा ये बोल दिया सर मुझे तो पानी पीना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है पियो। फिर पीने के बाद में इतना ज़्यादा बोला कि उन्होंने कह ही दिया कि भैया बहुत ज़्यादा ही बोल दिया आपने। तो ये सारी चीज़ें, मॉक किस लिए ज़रूरी होता है, डिस्कशन किस लिए ज़रूरी होता है, क्यों रोज़ाना डेली बोलना ज़रूरी होता है, ये कंसिस्टेंसी वाली अगर समय बचेगा तो मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा कि अगर कोई ये समझता है ना कि मेरे से तो आवाज़ ही नहीं निकली जा रही है, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा है, उसके बावजूद भी वो बोल के और सक्सीड हो सकता है, वो किस तरीके से अगर वो रेगुलरिटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में अगर लगा रहे तो निश्चित रूप से 101% है कि उससे तमाम सारी चीज़ें जो जितनी भी हर्डल्स है वो पार की जा सकती है। अब बात करें इस वाले इंटरव्यू की, जैसे केसरी सिंह सर का बोर्ड था मेरा, अभी काफ़ी खींच के लोगों को नंबर दिए हैं उन्होंने। अब पता नहीं मुझे कैसा दिया है, वो तो मार्क्स आने पे पता चलेगा। बट एक केस स्टडी उन्होंने पूछी थी मुझसे, तो यहाँ पर आई थिंक विष्णु सर और नीलम मैम का बोर्ड था, तो उनका भी इंटरव्यू जब चल रहा था तब भी उससे उन्होंने इसी टाइप की सिमिलर सी केस स्टडी पूछी थी कि जो है कुल मिला के वो जो है आपको पूरा कोशिश करेंगे कि वो उनकी बात से मनवा लें। ठीक है, बट आपको डिगना नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप डीवाईएसपी हो, आपके 4 कांस्टेबल ने किसी एक खूंखार अपराधी को पकड़ा है जो कि लड़कियों के साथ में दुष्कर्म करता है या गलत काम करता है, तो आपने उनको पकड़ा है और अब आप जो है उनको कोर्ट रूम तक पहुंचा रहे हो, आप और आपके 4 कांस्टेबल। अब आप ये बताइए कि कांस्टेबल जो है वो रास्ते में कह रहे हैं कि सर ये जो बंदा है इसकी राजनीतिक अप्रोच अच्छी खासी है और ये कोर्ट से छूट जाएगा, इसलिए इसका क्या कर दो, रास्ते में आप एनकाउंटर कर दो। तो आप क्या करोगे, आप एनकाउंटर करोगे कि नहीं करोगे? मैंने कहा सर कि पुलिस का काम तो होता है कोर्ट रूम तक अपराधी को पहुंचाना, हम उसका एनकाउंटर कैसे कर सकते हैं, ये तो पुलिस के दायरे में नहीं आता, हमारा जो काम होता है वो अंतिम न्याय देना नहीं होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि तो वो मानना ही नहीं चाह रहे ना, वो समझना ही नहीं चाह रहे। मैंने कहा सर नहीं, उन्होंने कुछ कहा था, तो मैंने कहा था कि सर मैं इस तरीके से समझाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा, तो उन्होंने कहा था ये तो समझना ही नहीं चाह रहे। मैंने कहा सर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो फिर केसरी सिंह सर ने कहा कि आप ज़्यादा बोल रहे हो ना, तो इसलिए आपके मुंह पे टेप बांध देंगे, आपके हाथ पैर बांध देंगे, आप ही की पिस्टल लेके आप ही के सामने उस अपराधी को उड़ा देंगे आपके कांस्टेबल। अब आप बताओ कि उन कांस्टेबल का साथ दोगे या उस अपराधी का साथ दोगे? तो फिर भी मैंने उस समय यही कहा कि सर अभी भी मेरा जो मस्तिष्क है उसका 90% हिस्सा यही कह रहा है कि मैं जो है वो उस मतलब न्याय के साथ ही रहूँगा, कि उसको न्याय देना हमारा काम नहीं था और हम उसको नहीं दे सकते। ये केसरी सिंह सर का कुल मिला के उन्होंने बाद में कहा, फाइनली कुल मिला के बात ये है कि तुम एनकाउंटर नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं सर नहीं करेंगे। वो जाते पहले कुछ ज़्यादा ही माहौल बना दिया था, डीवाईएसपी खैर मिलेगा तो नहीं, कोई ना, नेक्स्ट वाली मैं ट्राई करेंगे। मैं तो जीवन ही ट्राई कर ही निकल रहा है। तो अब वहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जैसे यहाँ से जो चीज़ सीखने को मिली ना, जैसे आरएस वाले इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें बिलीव था और तैयारी भी उसकी कर रहा था। अब एपी वाला जब मैं इंटरव्यू देने गया ना, तो मैंने देखा कि ठीक है यार, इंटरव्यू की तैयारी हो गई है और इजीली अपन इंटरव्यू दे देंगे, क्या ही मतलब एक्स्ट्रा क्या ही पूछेगा। ठीक है, तो पता है एपी वाले इंटरव्यू में मुझे बीच में ऐसा लगा कि यार मेरी आवाज़ कहीं पे मतलब दब रही है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, है ना। मई में हो गया था इंटरव्यू, ये तो काफ़ी समय की बात है।
तो बेसिकली बात यह है कि अगर आपने 80% स्कोर भी कर लिया था संगीता आर्य मैडम के बोर्ड में, उसके बाद में भी मैंने तैयारी की और अभी कर्नल केसी सिंह का बोर्ड था और लोगों को पता नहीं कैसे मार्क्स दिए, मुझे भी पता नहीं, बट ठीक तरीके से इंटरव्यू हुआ। कहने का मतलब यह है कि इंटरव्यू को दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो या आपकी तैयारी अच्छी ना हो। अच्छी हो तो भी आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि एपी वाले इंटरव्यू में पता है मुझे क्या उलझाया उन्होंने कि आप तो आरएस की भी कर रहे हो और आप इसकी भी कर रहे हो, दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप क्या करोगे। तो मैंने कहा सर अगर उधर प्रॉपर आरएस में नहीं होता है तो मैं जो है इधर एपी में रहूँगा। तो तहसीलदार में हो जाएगा तो क्या करोगे। तो मैंने कहा सर एसडीएम का मतलब एसडीएम में होता है सर, तहसीलदार में भी नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि आरपीएस में होगा तो क्या करोगे। तो यहाँ से मेरे गड़बड़ मुंह से निकल गई कि सर आरपीएस का होगा तो मैं सोचूंगा ऐसा, है ना। तो उनको लगा कि ये डुलमुल आदमी है, मेरी रिजर्व लिस्ट में 13 रैंक है तो 2-5 मार्क्स का ही अंतर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरव्यू में अगर मैं थोड़ा सा ये जो होता है ना एकदम से क्लियर कट होना चाहिए बंदे को कि हाँ मेरे को ये करना है ये नहीं करना, बात खत्म, ठीक है। तो सारी की सारी क्लैरिटी जो है वो आपको पहले से लेके चलनी है। तमाम सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि अभी मैम ने भी बताया है कि आपको जैसे 11th-12th आपकी जहाँ पे हुई है, अब इनके आगे ग्रेटर देन लगाते जाना। 11th-12th उसके बाद में यूजी की जो आपके सब्जेक्ट है तमाम सारे, फिर पीजी अगर आपने की है तो सबसे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन, फिर अगर आप कभी आप किसी जॉब में हो तो सबसे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन। ये जो चारों चीज़ें मैंने बोली है इनको प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, डेली डिस्कशन जरूर करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी वाली जो चीज़ है वो अगर समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब रोज़ाना बोलना, रोज़ाना इंटरेक्शन करना। पता है यहाँ पे स्टेज पे आके आप जब बोलोगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार कि पता नहीं मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। सेम टू सेम जब आरपीएससी बोर्ड मेंबर के बाद मतलब जैसे मेरे आगे एक बंदे गए थे मतलब इंटरव्यू देने के लिए, तो वो जब रूम से बाहर निकले ना पूरे पसीने से तरबतर थे। कर्नल केसरी सिंह के बोर्ड में मेरा 7th नंबर था, उनका 6th नंबर था। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मतलब थोड़ा स्माइल कर देते ना, जो कि हंसी निकली नहीं मेरी तो, है ना। मतलब इतनी ज़्यादा मतलब है ना, वो कह रहे कि यार वो आ ही नहीं रहे तो फिर भी वो खिंचाई करे जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी बोल रहा हूँ उसके बावजूद वो तो और पूछे जा रहे मतलब बकस ही नहीं रहे। तो मैंने पहले से ही कहा कि नहीं यार कोई ना, अपन को तो हंसते हुए जाना, हंसते हुए आना। तो मैं आराम से ईजी गोइंग करते हुए गया था और ईजीली बाहर निकल के आ गया था। 42 मिनट चला था मेरा इंटरव्यू। उन्होंने भी अच्छे से खींच के लिया था। वो तो टाइम जो है आई थिंक लंच का टाइम हो गया था, 2:30 बज गए थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। बाकी वो मेंबर जो थे सर उनको तो बीच बीच में ले लेके उन्होंने इंटरव्यू लिया था। मतलब जैसे मैडम थे तो मैडम ने कहा मैडम टाइम हो रहा है, आगे ट्रांसफ़र किया। फिर सर से भी जो आईपीएस बैठे थे आई थिंक, तो उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा और जानना है इसके बारे में, तो उनसे भी बीच में लेके फिर उधर दिया। इतना खींच के लिया, फिर भी मतलब 42 मिनट चला। तो अब पता नहीं वो 1 घंटा ही चलाना चाह रहे थे क्या पता। और बेसिकली वो आपको तब तक मतलब है ना ग्रिल करते हैं जब तक कि आप मतलब है ना परेशान ना हो जाओ। जैसे अगर आपने सीधे सटीक से आंसर दे दिए ना, तो उन्होंने मुझे आज़ाद हिंद फौज के बारे में प्रश्न पूछे थे कि आज़ाद हिंद फौज में कौन से ऐसे 3 बंदे थे जिनके ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया गया था। तो वो एक हिंदू, एक सिख और एक मुस्लिम बंदा था। तो उनके नाम बता के और फिर उन्होंने क्या है कि पूछा था कि ये केस किस पर चला था, देशद्रोह के मुकदमे पर चला था। फिर जैसे मैडम के पास ट्रांसफ़र किया था तो मैडम ने पूछा था कि ये जो है आप ये बताओ कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या डिफरेंस होता है। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर आपने सही बता दिया ना तो फिर अब वो घुस जाएंगे बिल्कुल एकदम से, ये बोलते हैं ना वर्टिकल छिद्रण जिसको बोलते हैं ना, वर्टिकल पेनिट्रेशन, वो अंदर घुस जाएंगे पूरे कि आप बताओ विश्व और भारतीय इतिहास में लोकतंत्र के अंश बताओ, ठीक है। अब विश्व इतिहास में मेघना घाटा की तरफ ले जा रहे हैं वो, है ना। भारतीय इतिहास में आपके जो ये वज्जी और ये है ना संघ इसकी तरफ, और वो जो तमिलनाडु के अंदर जो उत्तर मेरू, सर बता रहे थे अभी उत्तर मेरू अभिलेख की बात। तो कहने का मतलब है वो पूछने को तो फिर कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। आप किसकी तैयारी करोगे। तो बात जो समझने लायक है वो ये है कि अपना सब्जेक्ट, अपने जो प्रोफाइल, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद में वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ही क्वेश्चन आएंगे। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डील करना सीख लो कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे डील करेंगे, ठीक है। जैसे मैडम बोल रहे हैं सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर रहे, है ना। तो हमने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी की थी। हमारा एक मित्र है जो अभी जो है एसडीएम है, तो वो बता रहे थे कि मेरे को सॉरी बोलने के 7 तरीके पता है कि माफ़ी चाहता हूँ सर, है ना। इस तरीके से मतलब है ना उन्होंने कि सर मैं इसके बारे में जानने का इच्छुक हूँ। मैडम के बारे में जब मैडम के सामने जब मैंने कहा था ना मैडम मैं इसके बारे में जानने का इच्छुक हूँ, तो मैडम क्या ये क्या होता है तो
तो कहने का मतलब है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करो, लाइटली नहीं लेना है। अच्छी तैयारी है तो भी, और अच्छी तैयारी नहीं है तो, अच्छी तैयारी नहीं है तो सर समय है या, तो अच्छी तैयारी नहीं है ना, तो उसके लिए मैं एक बात बताऊं आपको। जैसे अगर किसी को लगता है ना कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, तो फिर उसके लिए क्या है कि मेरे 2019 की स्टोरी है आई थिंक, हाँ 2019 में मेरा एसआई का सबसे पहले फिजिकल कॉल हुआ था। उस समय आरएस मेंस भी चल रहा था। अब पहले तो किस्मत ऐसी रही है, मैं क्या है कि पिछले 7-8 सालों में हर साल मेरे पास सिलेक्शन था, बट कभी ना कभी कोई ना कोई अड़चन आई जा रही है। जैसे CAPF 2020 में मेरा जो है इंडिया के टॉप 50 नंबर है, उसके बावजूद भी जो है वो मेडिकल में मतलब आई साइड की वजह से निकलना था तो निकल ही गया मैं। इस तरीके से मतलब एक लंबी स्टोरी है, वो कभी फिर बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल उस वाली स्टोरी पे आते हैं कि मैं इतने समय लंबे समय तक भी क्यों लगा रहा, तो उसके पीछे ये एक स्टोरी एक मतलब है ना अच्छा रीज़न देती है मुझे। तो उसमें ये था कि एसआई का फिजिकल कॉल हो गया। अब मैं गया पहले दिन दौड़ने के लिए, मैंने कहा यार कि ठीक है, इधर एसआई, इधर आरएस मेंस चल रहा है अपना, इधर अपन जो है एसआई का हो गया है तो अपन दौड़ने चलते हैं। तो दौड़ने गया और पहले दिन दौड़ते दौड़ते जो आया है वो टाइमिंग आई थी 21 सेकेंड। एक्चुअली में 14 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ना होता है, उसके अंदर 21 सेकेंड आया है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट डे और अच्छे से प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट डे मैं गया तो नेक्स्ट डे वो 21 सेकेंड घट के आ गया 20 सेकेंड। मेरे राम जी के खुश। मैंने कहा कि भैया अगर एक दिन में 1 सेकंड कम हो रहा है तो 7वें दिन तो वैसा फोड़ देंगे अपन तो ठीक है। और ज़्यादा दूर नहीं था, लाइब्रेरी से शायद 5 मिनट की दूरी पर गार्डन था, वहाँ पे दौड़ के और वापस 15 मिनट के शेड्यूल था रोजाना का। अच्छी तरीके से याद मेरे को, सर्दियों में 5 से 5:15 और गर्मियों में 6 से 6:15, बस इतना सा था फिजिकल एक्टिविटी का टाइम। वहाँ पे जाते थे, 10 से 15-20 सेकंड दौड़ना है, कुछ चिनअप लगाने, कुछ पुशअप लगाने, वापस आ जाना। तो तीसरे दिन में गया और तीसरे दिन गया, पूरा जोर लगाया, रिजल्ट आया 20 सेकंड। चौथे दिन रिजल्ट आया 20 सेकंड। 5वें दिन रिजल्ट आया 20 सेकंड। 6ठे दिन रिजल्ट आया 20 सेकंड। मेरा खुद पे विश्वास खत्म। मैंने कहा भाई ये तो नहीं होना, अपने आराम से उधर आरएस मेंस की तैयारी कर लो, क्योंकि इधर तो हो नहीं रहा है। कहाँ 14 सेकंड, कहाँ 20 सेकंड, भाई साहब हो ही नहीं रहा। तो फिर मैंने मेरे माइंड को थोड़ा डाइवर्ट किया। मैंने कहा अपन क्या करते हैं कि क्योंकि अपन को 14-15 घंटा बैठ के पढ़ना भी है लाइब्रेरी में, अब 14-15 घंटा बैठ के पढ़ना है तो फिजिकल एक्टिविटी तो करनी ही है। तो मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं कि इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है रेगुलर बैठ के पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब अगले दिन से मेरा माइंडसेट अलग तरीके से है कि मेरे को फिजिकल एक्टिविटी करनी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हालांकि जब मैं जा रहा हूँ तब मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि नहीं ये 14 सेकंड में लाना है। तो अब मैं जब 8वें दिन जा रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट अलग है, मैं दौड़ रहा हूँ तब मेरा ये है कि नहीं 14 सेकंड में लाना है। नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। तो 8वें दिन में गया, अगेन रिजल्ट 20 सेकंड। 9वें दिन 20 सेकंड, 10वें दिन 20 सेकंड, 11वें दिन 20 सेकंड, 12वें दिन 20 सेकंड। पता है अब मैं ये जो गिनती सुना रहा हूँ ना, आपको बड़ी बोरिंग सी लग रही होगी, ठीक है, पर सोचो कि वो इंसान जो रोजाना जा रहा है और अभ्यास कर रहा है उसको कितनी बोरिंग सी लग रही होगी, ठीक है ना। ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सफलता जब मिलती है ना तो रास्ता बड़ा उबाऊ होता है, बड़ा बोरिंग होता है, किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। दुनिया मांगती है भाई, घर वाले कहते हैं भाई रिजल्ट कहाँ है तेरा, है ना। तो 14वें दिन 20 सेकंड, 15वें दिन 20 सेकंड, 16वें दिन 20 सेकंड, 17वें दिन 20 सेकंड, 18वें दिन 20 सेकंड, 19वें दिन भी 20 सेकंड। मुझे पता नहीं है 20वें दिन क्या होने वाला है, पर 20वें दिन भी 20 सेकंड ही था। 21वें दिन मैं अनएक्सपेक्टेडली गया और 21वें दिन वो जो रिजल्ट था वो 20 सेकंड से तुरंत प्रभाव से गिर के 17 सेकंड आ गया। और उसी दिन भगवान ने, देखो मतलब ईश्वर की भी माया होती है कुछ, उसी दिन भगवान ने मेरे को सुमति दी। मैंने कहा कि यार वहाँ पे अपन दौड़ रहे हैं, एक बार उस ट्रैक को नाप तो ले अपन कितना क्या है। तो उसी दिन बाइक पे मैंने मतलब 100 मीटर नापा, फिर कदम से नाके फिर उसको भी नापा, तो वो 125 मीटर निकला। घर पे आके कैलकुलेट किया, मैं 13.75 सेकंड में 100 मीटर जो है वो दौड़ रहा था। कहने का मतलब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप निरंतर रूप से किसी भी चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, मैं बीच में बीमार भी हुआ था, है ना, बरसात भी आ रही थी, फिर भी मैं दौड़ने गया, ठीक है ना। यही बात आपके यहाँ पर अप्लाई होती है। अगर आपको लगता है ना कि यार ये तो चीज़ मेरे से हो ही नहीं रही, आप रोज़ अभ्यास करो ना, रोज़ मिरर प्रैक्टिस करो, अपने दोस्त के साथ में ग्रुप बना लो, उसके साथ में बोलने की प्रैक्टिस करो, यहाँ पे स्टेज पे आके बोलने की प्रैक्टिस करो, मॉक में बोलने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। और प्रैक्टिस से अगर सोचो कि वो मोटा तुलतुला सा इंसान अगर वो 20 सेकंड में नहीं दौड़ पा रहा है, वो अगर 13.75 सेकंड में दौड़ सकता है तो यार कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे को उस दिन याद आया, मैंने कहा नई सी डिस्कवरी थोड़ा ना की है, काफ़ी पहले ही कबीरदास जी कह के चले गए, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, है ना। तो ये काफ़ी पहले से ही कह के गए
हुए हैं कबीरदास जी। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता 101% है। अब मैं पता है जब इतने सालों से बार बार असफल, पहले यूपीएससी में हुआ था, लास्ट 3 अटेम्प्ट से इसमें आरएस में हो रहा हूँ, कभी 1 नंबर से, कभी है ना, ऐसे ही, मतलब काफ़ी दुखदाई स्टोरी है। पर अब मैं फिर भी प्रयास करना क्यों नहीं छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मतलब जब भी मैं वो होता था ना, मायूस होता था, मैं उसी गार्डन में चला जाता था। मैं क्या यार, अगर वहाँ पे ये चीज़ संभव है ना कि वो 21 से 13.75 तक का सफ़र संभव है ना, तो भाई साहब ये भी संभव है, और ये हो गया इस बार संभव। तो मेरे को मतलब है ना, मतलब वो उस वाली चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मोरली सपोर्ट और वो मिला के नहीं यार, के अगर अपन प्रयास करेंगे तो चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं तो आपको यही कहूँगा कि भैया अभ्यास जो है वो आपको निरंतर रूप से करना है। मैंने आपको वहाँ के भी जो है वो अनुभव बताए हैं कि वहाँ पर अगर आपने बोलना नहीं सीखा है ना, तो बोलना सीख लो। और किसी भी, जैसे सपोज कि अपन दोस्तों के सामने तो बोल ही लेते हैं, अनजान लोगों के सामने बोलना सीखो, स्टेज पर बोलना सीखो, क्योंकि वहाँ पे आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी ना तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो आवाज़ निकालना बड़ा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है, मॉक इंटरव्यू में रिव्यू लेना बड़ा ज़रूरी है कि आप कहीं एरोगेंट तो नहीं लग रहे हो। ठीक है, आप अपने जो है लोगों की बातों को ही सही ढंग से नहीं सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो। ठीक है, जैसे सब सर भी बता रहे थे, कई सारे शब्द नहीं बोलने होते हैं, तो वो तमाम सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। और निश्चित रूप से मैम जैसा कह रहे हैं कि यहाँ पे आने का आपको जो है वो मौका मिलेगा ही सही। ठीक है, इसी के साथ में धन्यवाद आपका। राजकुमार सर फैकल्टी का भी हिस्सा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इनको जो आईफोन दे एक साथ दे देते हैं। सर, लोकेश सर, गणेश सर, मैम, सर, आप सभी सब लोग साथ मिलके देते हैं लोग राजकुमार सर को। सर लोकेश सर, गणेश सर, आप सब भी आ जाओ। सर मैम आप भी आ जाओ, शिवानी मैम आप भी आ जाओ, वीर सर, सोमराज सर आप भी आ जाओ सर। राजकुमार सर की स्टोरी कभी सुनोगे ना, हो सकता है सच में रो जाओगे, और सच में वो स्टोरी है। अभी सर जिस प्रैक्टिस की बात कर रहे थे ना, कंटिन्यूएंसी की, वो एक स्टूडेंट के लिए हम बहुत प्राउडली बोल सकते हैं, वो शायद अभी आए नहीं हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है, उनको आई थिंक स्टेट या सबऑर्डिनेट कुछ मिल रहा है, आई थिंक स्टेट मिल जाएगा। रविंद्र नाम से एक लड़का था और उसने टोटल 39 मॉक्स दिए थे, जिनमें से 9 मॉक तेज सिविल्स में थे, और वो डेली प्रैक्टिस के लिए आया करते थे। पहले दिन आ रहे थे तो हमें लगा था कि यार ये मॉक इंटरव्यू देने क्यों आ रहे हैं, क्या ही सुधार करेंगे ये, इनको तो बिल्कुल भी नहीं आता है। बाद में हमें पता चला कि उस स्टूडेंट के पास इतनी नॉलेज थी कि शायद हमको भी नहीं होगी। उन्होंने अपना पूरा चार्ट दिखाया था कि उन्होंने कौन सी किताब को कितनी बार पढ़ा है, और वो सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ते हैं। तो उनको देखकर ऐसे लगता था, हम सब स्टूडेंट्स को बोलते भी थे कि अगर प्रैक्टिस करनी है ना तो इनकी तरह करो। और लास्ट का जो मॉक था ना, मेरी अभी डायरी यहीं पास में ही रखी हुई है, पीछे आप देख भी सकते हैं जाते हुए, मैंने उनके सारे मॉक के सारे रिव्यूज़ लिखे हुए हैं कि कौन से मॉक में क्या क्या बोला था और अगले मॉक में उन्होंने क्या क्या सुधार किया था। तो मैं चाहती हूँ, वो है नहीं लेकिन किसी दिन आएंगे, मिलवाएंगे आपको, उनके लिए एक बार तालियां जरूर बजाओ आप। अभी काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज सुन ली हैं, ज्ञान भी ले लिया है। अभी बीच में एक बार थोड़ा सा फिर से डैफ पर आते हैं, और हमें क्या क्या प्रेफरेंसेस किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भरनी है, उसके लिए अनिल सर आपको गाइड करेंगे। सर आप अपनी डाउट्स भी पूछ लेना प्रैक्टिस से रिलेटेड, बाकी सर बाद में भी डील करेंगे। सभी को नमस्कार और स्पेशल बधाई आप दोनों के लिए और सर के लिए, और भी जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए। मैं एक थोड़ी सी बात है वो आपको कहना चाहूँगा। अपना मॉक
और इंटरव्यू एग्जैक्टली वैसा होता है जैसे वीरेंद्र जी को आते ही बोल दिया कि आपको कुछ बोलना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, एकदम से आए और इनको आते ही सर ने बोल दिया कि आपको कुछ बोलना है। ठीक है, ऐसा ही है वो मॉक होगा आपका। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि मॉक को मॉक्स में नहीं बोलते हैं, MOCS, और उस आप अपने मॉक्स को इंग्लिश वाले मॉक्स से कंपेयर न करें। इतने ज़्यादा मॉक्स नहीं दें कि आपको क्या हो जाए, मॉक्स प्राप्त हो जाए। इस बात को आपको समझना है। अपन आते हैं सीधे, क्योंकि मेरी स्टोरी और राजकुमार सर की स्टोरी एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहूँगा। हम दोनों आपस में पहली बार आज मिले हैं, लेकिन स्टोरी सेम है। फिर भी अपन आप काम की बात करेंगे, और उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने पिछले आपके जो इंटरव्यू है उसमें लगभग 500 स्टूडेंट के इंटरव्यू है मैंने लिए हैं। ठीक है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस वहाँ से मैंने गेन किया है, मैंने काफ़ी लोगों से कुछ सीखा है, मैंने भी खूब सारे इंटरव्यू दिए हैं। ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहाँ पे मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है वो मैंने नहीं दिया है, एक्सेप्ट 4th ग्रेड का, क्योंकि वो मेरी नौकरी लगने के बाद उसकी वैकेंसी आई। अगर पहले आती तो उसको भी मैं दे देता। और ये मेरी है 4थी जॉब है। मैं अभी जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर अजमेर लगा हुआ हूँ। इससे पहले जो बदनाम भर्ती है 2021 में, मैं भी सब इंस्पेक्टर था। अब आप ये सोचेंगे कि इसने दौड़ कैसे की होगी, सेम ये कहानी है। ठीक है, मैंने 20 किलो वेट रिड्यूस किया था, कितना, 20 kg, और उसके साथ ही मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ। तो वो एक अच्छी और एक हार्डवर्किंग लाइफ होती है, उसको सब जीते हैं, सबकी अलग अलग स्टोरीज होती है, और उसको आप जी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। आपने 2 स्टेज पार कर लिए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जहाँ पे 7-8 करोड़ की राजस्थान की पॉपुलेशन है, उसमें आप टॉप 2000 लोगों में सिलेक्टेड है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है आपको, जनरली अपन क्या करते हैं, अपन जहाँ पे ऑफिसर दिखना होता है वहाँ दिखते नहीं है, और जहाँ नहीं दिखता होता है वहाँ अपन ऑफिसर दिखते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑफिसर हमेशा ऑफिस में दिखें, बाहर कभी नहीं, और इसको बोलते हैं पीपल्स ऑफिसर। पीपल के सामने ऑफिसर नहीं दिखना, और यही आपको इंटरव्यू में फॉलो करना है। वो कैसे करना है कि आप जब भी कहीं बैठे हैं, कहीं आप है वो किसी से इंटरेक्शन करें, तो वहाँ एज ए ऑफिसर नहीं करें, आप एज ए स्टूडेंट करें, जिससे कि आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, वहाँ एकदम आपको ऑफिसर के रूप में आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। आपने देखा होगा, खूब सारे आप में से वो हो सकता है किसी जॉब में सेलेक्ट भी हों, तो आप जब भी अपने हायर ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ किस प्रकार से आप रिपोर्ट करते हैं, वैसा ही आपका इंटरव्यू होता है। जनरली मैंने सुना है और देखा भी है कि लोग ब्लफ करने का प्रयास करते हैं। अगर आप ऑफिस के अंदर रिपोर्ट करते हैं किसी ऑफिसर को, क्या वहाँ पे आप मिस फैक्ट्स बता सकते हैं? क्या आप वहाँ पे डिसऑनेस्ट फैक्ट्स कुछ बता सकते हैं? अब मैं बोल दूंगा कि मेरी हॉबी है वो रनिंग है, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अब मैं बोल दूं मेरी हॉबी है वो योगा है, कैसा लगेगा? सूट नहीं हो रहा ना। तो आप प्रयास ये करें कि हॉबी को डेवलप करें। अगर नहीं है आपकी कुछ भी हॉबी तो आप ना बताएं। क्या बताएं? ना बताएं। एक यूपीएससी में ML कुमार सर आपने सुना होगा, तो वो एक बार बता रहे थे कि यूपीएससी के अंदर एक स्टूडेंट राजस्थान से बाड़मेर से थे, उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, तो उन्होंने बोला सर मेरी हॉबी लाइन में लगना है। ये क्या है? तो उससे पूछा गया कि ये कैसे हॉबी है, तो उन्होंने बोला कि मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई के अलावा जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कहाँ जाता हूँ, लाइन में जाता हूँ। लाइन कौन सी लाइन है? क्योंकि वो थोड़ा पीछे का ज़माना था, तो लाइन कौन सी लाइन है? राशन की दुकान से राशन लेना, केरोसिन की दुकान से केरोसिन लेना। ठीक है, ये लाइन थी। क्योंकि पेरेंट्स जाते थे, लेकिन जब वो बोर हो जाता था खुद चला जाता, ये हॉबी थी। ठीक है, तो हॉबी होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो कुछ हॉबीज ऐसी होती है जो आप डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या नहीं बरतनी है? डिसऑनेस्टी। क्या नहीं? डिसऑनेस्टी। हमेशा आपको क्या रहना है? ऑनेस्ट रहना है। और जब भी आप इंटरव्यू के अंदर रिप्लाई करें तो एज ए ऑफिसर करें, एज ए स्टूडेंट नहीं करें। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वैसा ही बिहेवियर करें जैसा कि सरकार को चाहिए, जैसा ही
एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। बाकी है वो आपको मैम ने अपने एक्सपीरियंस भी बताया कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। अपन आगे की जर्नी है उसको और है वो मेरे साथ अपन है वो देखेंगे, जैसा जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उसको आपको साथ में शेयर करेंगे। सर्विस प्रेफरेंस को लेकर के प्रॉब्लम होगी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे आपको सर्विस प्रेफरेंस बता दूँ, सभी लोगों की एक प्रेफरेंस नहीं हो सकती ना, इसलिए इसको प्रेफरेंस बोला गया है। सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होगी। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पावर के ऊपर डिपेंड करता है, पे एंड पर्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस सभी चीज़ों को मैनेज करके किस प्रकार से प्रेफरेंस बढ़ते हैं ये डिपेंड करता है। तो जनरली अपन है वो इंटरेक्टिव सेक्शन रखेंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मैं एक तरफ से बोलता रहूँगा तो हो सकता है कुछ लोगों की अलग से प्रेफरेंस हो, कुछ के अलग है वो आइडिया रहें, तो उसको भी अपन साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली प्रेफरेंस तो नो डाउट आरएस होगी। दूसरी प्रेफरेंस आपकी क्या होगी? कुछ लोगों की हो सकता है कि आरपीएस से अलग हो, कुछ की आरटीएस हो सकती है, कुछ की है वो डीटीओ हो सकती है, और कुछ की है वो आरएसीएस हो सकती है। क्योंकि इसमें जेंडर फैक्टर भी काम करता है, एज फैक्टर भी काम करता है। और एज फैक्टर क्यों काम करता है? क्योंकि आप प्रमोशन के बारे में सोचते हैं। जैसे मान लो बाय द वे आप 30 और 35 के बीच है, तो हो सकता है आरपीएस आप न सोचें, क्योंकि आप है वो क्या नहीं बन पाएंगे, एसपी नहीं बन पाएंगे, या बनेंगे भी तो एक छोटे से स्पैन ऑफ पीरियड के लिए बनेंगे। इसलिए आपको ये प्रेफरेंस है आपके इन फैक्टर के ऊपर है डिसाइड करती है सेकंड प्रेफरेंस। ज़्यादातर लोग हैं वो आरपीएस ही भरेंगे। अब आती है आपकी थर्ड प्रेफरेंस। थर्ड प्रेफरेंस में कुछ लोग हैं आरटीएस भरते हैं, जो बहुत अच्छी जॉब है। अभी कुछ है उसके बारे में चल रही है कि इसमें प्रमोशन नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इर्रेस्पेक्टिव इसका जो प्रमोशन है, आरटीएस का पहला प्रमोशन कौन सा होता है? नायब से तहसीलदार और तहसीलदार से एसडीएम। तो आपका जो सपना है एसडीएम बनने का, वो इसमें पूरा हो सकता है। दूसरी चीज़, अभी एक और चल रहा है कि कुछ लोगों के प्रमोशन हो गए, बहुत बड़े बड़े बैच आ गए, 6 साल तक है वो नायब रहेंगे, उसके बाद में है वो आप तहसीलदार बनेंगे। तो इंसान होता है ना, वो हमेशा डेस्परेट रहता है कि मैं ऑफिसर बनते ही मुझे पावर मिल जाए, सारी क्या मिल जाए, सारी पावर मिल जाए, प्रोसेस मुझे नहीं देखना है, मुझे पावर देखनी है। तो आप 6-7 साल जिस सर्विस को जिएंगे, उसके बाद में आपको पावर मिलेगी, तो आप उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। और उसके जो प्रमोशन है वो एसडीएम है। और आप जा कर के देखना, जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो सबसे पावरफुल ब्लॉक लेवल का जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है? एसडीएम होता है। और उसके बाद कौन होता है? तहसीलदार। तो तहसीलदार को आप थर्ड प्रेफरेंस भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है वो हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर डीटीओ, उसको कई लोग हैं वो थर्ड पे भी भर सकते हैं, कोई फोर्थ पे भी भर सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह भी एक अच्छी पोस्ट है और इसके पे एंड पर्क्स और बाकी जितने भी आप सोच रहे होंगे वो ठीक ठाक इसमें है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा, क्योंकि कई चीज़ें हैं वो स्टेज से बोलना ठीक नहीं रहता। फिर आपकी पांचवी प्रेफरेंस है, आप बीडीओ भर सकते हो। अगर आप पब्लिक लाइफ जीना चाहते हो तो बीडीओ भर सकते हो, अगर पब्लिक लाइफ नहीं जीना चाहते हो तो आप अकाउंट भर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट को कई लोग हैं दूसरी, तीसरी, चौथी प्रेफरेंस पे भी ला सकते हैं। जनरली है वो मैं जनरली बायस होकर के बोलूँगा, क्योंकि ये मेरी प्रेफरेंस हो सकती है, ठीक है। आप ये प्रयास करना कि किसी को और ज़्यादा डाउट हो तो वो आप है वो इंडिविजुअली पूछ सकते हैं और भी ज़्यादा कंसर्न कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, आप प्रेफरेंस को हल्के में नहीं लें, ठीक है, इसको बहुत ही सावधानी से भरें। और जब आपकी प्रेफरेंस चेंज हो रही होगी तो वहाँ पे प्रेफरेंस बहुत काम करती है। अब आपकी पांचवी प्रेफरेंस आरएसीएस, और आरएसीएस में ध्यान रखना है आपको कि आपका प्रमोशन है वो आईएएस तक होता है इसमें, और जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है। पे ग्रेड भी इसका अच्छा है, 5400 पे ग्रेड है, और एक तरह की ऑफिस जॉब है। इसमें एक दिक्कत है, वो ये है कि इसमें डीडीओ पावर नहीं होती है। डीडीओ पावर से समझते हैं आप? डीडीओ पावर का मतलब है आपके चेक पे साइन करने की पावर, वो इसमें नहीं होती है। बाकी सब कुछ इसमें सब कुछ अच्छी चीज़ें होती है, ठीक है, समझ चुके होंगे आप। फिर आपकी प्रेफरेंस आती है, एक अभी चल रही है बहुत ज़्यादा एमओ, ठीक है, हालांकि मैं जेएमओ हूँ। एमओ भी अच्छी प्रेफरेंस है, आप 6 नंबर पे एमओ को भर सकते हैं।
इसमें होता क्या है कि आपकी स्टेट सर्विस है 5400 ग्रेड पे है, अगला प्रमोशन इसका एडी का होता है, उसका 6000 ग्रेड पे है, फिर 6600, इस तरह से इसका ग्रेड पे है। डीडीओ पावर एमओ के पास में होती है। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार की मंडी होती है, मंडियों की क्लास होती है ABCD, उसके टर्नओवर के आधार पर मंडियों की क्लास होती है और सभी है वो सेक्रेटरी बनते हैं। लगभग आप 20 साल तक मंडी के सेक्रेटरी रहेंगे। वो डिपेंड करता है आपका प्रमोशन जैसे ही होगा तो आपके मंडी का ग्रेड है वो चेंज हो जाता है। और इसमें ऑफिसर्स की पोस्ट भी होती है तो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। ये एक अच्छी पोस्ट है, ठीक है। 6 नंबर की प्रेफरेंस आपकी हो सकती है। कुछ लोग हैं वो ACTO को भी भर सकते हैं, इसके बीच में भी भर सकते हैं, उसके बाद में भी भर सकते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि जहाँ पे डिजिटल इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस थोड़े कम हो जाता है। और ह्यूमन इंटरफेरेंस का मतलब है कि आदमी की, मानव की जो स्वविवेक शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा थोड़ा कम हो जाता है। फिर आपका प्रेफरेंस रहती है एक आपकी DSO और दूसरा है आपका लेबर वेलफेयर ऑफिसर, वो आप भर सकते हैं। दोनों अच्छी पोस्ट है, लेकिन लेबर वेलफेयर ऑफिसर को आप प्रेफरेंस इसमें दे सकते हैं। फिर आपका आता है इसके बाद में आप JMO भर सकते हैं, ठीक है। JMO जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर जो सबॉर्डिनेट होता है 4200 ग्रेड पे है। कुछ ही सर्विस है सबॉर्डिनेट में जिसका 4200 ग्रेड पे है, तो पे एंड पर्क्स भी ठीक है। इसमें होता क्या है कि MO और JMO में एक ही डिफरेंस होता है और वो ये होता है कैटेगरी ऑफ मंडीज। इसका मतलब है JMO के पास में भी DDO पावर है, तहसीलदार के पास में नहीं है, लेकिन JMO के पास में डायरेक्टली पहले दिन ही DDO पावर आ सकती है। लेकिन आप इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस का भी हिस्सा बनना पड़ेगा। फिर आती है आपकी कोऑपरेटिव सर्विस जो स्टेट में होती है। आपके कोऑपरेटिव सर्विस का क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि आपका प्लेस कहाँ है। राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो वहाँ पे इस पोस्ट की वैल्यू है। लेकिन कुछ रीज़न ऐसे हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव के जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी की भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आप उसको अपने रीजन में रहना है, आपको कहाँ रहना है उसके हिसाब से है उसको आप भर सकते हैं। फिर आपकी वैसे ही जो सबॉर्डिनेट सर्विस है, इसमें इंडस्ट्रियल सर्विस की शायद पोस्ट कम है ना, है ही नहीं ना। हाँ, तो उसको वो होती तो आप उसको लेबर इंस्पेक्टर से भी ऊपर भर सकते थे। और उसके बाद में आपकी जो भी पोस्ट है वो जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को आप है DSO के बाद में भर सकते हैं। और फिर आपकी टूरिज्म भी है, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, दोनों ही नहीं है, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं सबॉर्डिनेट पे, और वैसे ही आपको सबॉर्डिनेट की भरनी है। अब शायद एक मोटा मोटा है जो क्लियर हो गया, बाकी एक प्रेफरेंस सबकी नहीं हो सकती। अब अपन वापस आते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में। आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? अभी ऑफिसर नहीं बनना है। मैंने क्या बोला था आपको कि या तो मॉक देने जाएं तो मॉक वाले रूम में, और या आप ऑफिस में जाएं तो वहीं पे ऑफिसर रहना, बाकी आप इनफॉर्मल रहें, ठीक है। आपस में बात करने से थोड़ा सा बचें जिससे कि मैं है वो डिस्टर्ब नहीं हो। वैसे भी मैं कुछ बना के लाया हूँ, कुछ बिखर नहीं जाए ऐसे, है ना। तो अपन आते हैं वापस इंटरव्यू पे, क्योंकि अगली आपकी प्रोसेस इंटरव्यू है, तो अपने को उसी के अंदर है वो जीना है। आपको जिस प्रोसेस में आपको जाना है उसी प्रकार से आपको जीना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आप ध्यान रखें, 2 अच्छी सी ड्रेस सिलवा लीजिए, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल है वो ज़्यादा सिलवाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये मॉक इंटरव्यू अपने आप में एक फेस्टिव होता है, तो हर फेस्टिव के लिए महिलाओं के लिए अलग ड्रेस होती है, ठीक है। तो आप है वो ज़्यादा सिलवा सकते हैं। आप जिस दिन इंटरव्यू में जाएं ये ध्यान रखें कि आपकी ड्रेस एकदम फ्रेश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 या 3 बार वो पहनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आप है वो उसमें कंफर्ट फील करते हैं। कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि अपन है वो कंफर्ट फील करते हैं। उस ड्रेस के सामने नहीं देखें, स्पेशली वुमेन के लिए मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि साड़ी जब आप पहनते हैं तो उसको साड़ी को केयरिंग करना भी आना चाहिए ना। तो उसको केयर करने के लिए आपको 2-3 बार है उस साड़ी को आप ज़रूर पहन के कहीं जाएँ, कहीं मॉक में जाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यही ध्यान आपको मेल मेंबर को रखना है, क्योंकि वो कभी शूज़ के ऊपर देखेंगे, कभी ऐसे देखेंगे, कभी ऐसे देखेंगे, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट ड्रेस है वो ज़रूर करती है। इस बात का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन वो बहुत मैटर करती है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। फिर आपका एक मैं सजेशन करूँगा कि अपन पता नहीं कब मिलेंगे वापस, आपके जो सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स की स्टैंडर्ड बुक ले आना। क्या ले आना? उन सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक ले आना। अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं
तो है आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं मेरे से कि कौन कौन सी किस सब्जेक्ट में बुक लेके आनी है। जनरली आप है वो हाईली क्वालिफाइड होंगे ज़रूर, एमए वगैरह आपने की होगी तो आपको बुक तो पता होगी। तो आप स्टैंडर्ड बुक लेके आएँ और उसी स्टैंडर्ड बुक्स में से आपके सब्जेक्ट को क्लियर करें, ठीक है। क्योंकि आपका 45 मिनट इंटरव्यू या 35 मिनट का इंटरव्यू तभी चल सकता है जब आपके सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, और वहाँ से हर स्टूडेंट से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए हैं, डी प्रश्न पूछे गए हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच से प्रश्न पूछे गए हैं। एक्चुअली में क्या करते हैं, अपन एक चीज़ को रट के बैठ जाते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे। अब एक मैकेनिकल इंजीनियर है वही बोलेगा कि इसमें मैं लॉजिकलिटी यूज़ करता हूँ, इसका मतलब है जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है उसमें लॉजिक नहीं आता, क्या नहीं आता। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, वो आपको प्रैक्टिकली उसमें है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि इस तरह से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। वहाँ पे जितने भी इंटरव्यू के अंदर आपके सामने एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, ये आप मान के चलिए कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें उन्होंने भी पढ़ा होगा, ठीक है। आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उससे उन्होंने वहाँ से वो गुजरे होंगे, क्योंकि एक आईएएस होता है वो सभी डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, कलेक्टर होता है वो हर मंडे को मीटिंग लेता है और हर मंडे को सभी डिपार्टमेंट की वो मीटिंग लेता है, सभी डिपार्टमेंट की प्रोसेस उसकी पता होती है। जनरली कुछ वीडियो और पटवारी होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्लफ करते हैं, जरीब कितने मीटर की होती है तो वहाँ पे वो ब्लफ करते हैं, जबकि कलेक्टर आते ही पहली ट्रेनिंग यही होती है कि उसकी जरीब कितनी होती, जरीब की लंबाई कितनी होती, जबकि अपन क्या करते हैं जनरली उसको ब्लफ करते हैं, ठीक है। वीडियो क्या करते हैं, वो जो स्कीम्स होती हैं उस स्कीम्स के जो क्राइटेरिया होते हैं ना उसको ऊपर नीचे करते हैं। अरे जिस आईएएस ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है वो आपके सामने बैठा और उसको आप ब्लफ कर रहे हो। आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी वही बना रहा है जो आपके सामने आपसे इंटरव्यू ले रहा है, और आपकी उसकी शर्त को आप घुमा रहे हो। आप सोच रहे हो कि ये तो वीडियो है नहीं, इसको क्या पता, है ना। तो ये आपको कभी नहीं करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा ऑनेस्ट रहें। आपको नहीं आ रहा तो नहीं, हॉबी नहीं है तो नहीं, ठीक है ना, तैयारी नहीं करके आए तो नहीं। और ये जब आप ऑनेस्ट रहेंगे, आप खुद से भी ऑनेस्ट रहें, ये आप जब ऑनेस्ट रहेंगे तो ये ऑनेस्टी है वो आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगी हमेशा, ठीक है। इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। एक और आपको ध्यान रखना है कि डू प्रैक्टिस एंड बी प्रैक्टिकल। कोई भी आंसर दें तो आपको प्रैक्टिकल आंसर देना है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि जिस वक्त जोहर किया गया था क्या वो जोहर सही था। अगर वैसी सिचुएशन आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ऐसा प्रश्न आया। अब आप क्या आंसर देंगे? यही देंगे उस परिस्थिति में वो सही था जोहर, यही देंगे और क्या देंगे? किसी के पास है कोई आंसर? कोई देना चाहेगा? दो। तात्कालिक समय में उन प्रथाओं के अनुसार जोहर सही था, परंतु वर्तमान में ये प्रासंगिक नहीं। अगर वही परिस्थिति आज रहे तो जोहर सही होगा। क्यों? परिस्थिति बोल रहा हूं मैं, वैसे की वैसी परिस्थिति, वही किले बने हुए हैं और वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है और सारी की सारी वही परिस्थिति है। अभी फोन वोन भी नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी फोन नहीं करेगा किसी को भी। आज के समय में प्रचलित है तो जोहर सही होगा ना। अब आपको इसमें सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी बदलना पड़ेगा। कैसे? रानी लक्ष्मीबाई, अपन रानी लक्ष्मीबाई को ज्यादा याद करते हैं पद्मिनी को? लक्ष्मीबाई को। अपन लक्ष्मीबाई वाला ऑप्शन रानी पद्मिनी अपना सकती थी कि नहीं अपना सकती थी? वो लड़ सकती थी ना, बाहर आकर के खुद लड़ सकती थी ना। तो ये आपका आंसर होना चाहिए कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर होता तो उसको रानी लक्ष्मीबाई की तरह है वो महिलाओं को बाहर आकर के पुरुषों के साथ में लड़ाई करनी चाहिए। ये होता है प्रैक्टिकल आंसर और ये होता है यूनिक आंसर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे आपको जहाँ पे आपको यूनिक और प्रैक्टिकल आंसर देने पड़ेंगे, सिचुएशनल, स्पेशली आपके सिचुएशनल क्वेश्चन में। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट या साथी क्या करते हैं कि जो सिचुएशनल क्वेश्चन है, अब बोर्ड मेंबर क्या करता है कि बड़ी मुश्किल से तो वो सिचुएशन बनाता है। क्या करता है? बड़ी मुश्किल से वो सिचुएशन बनाता है कि इसको कहाँ फंसाऊंगा मैं। वो बोलता जाता है 2 मिनट उसको लग जाता है सिचुएशन बनाने में, दिमाग खर्च होता है। और स्टूडेंट क्या बोलता है? सॉरी। शोएब अख्तर बॉल फेंकता है 160 की स्पीड से और द्रविड़ उसको
बड़ा एम्बेरेसिंग, वेरी वेरी एम्बेरेसिंग सिचुएशन होती है वो, किसके लिए, आपके लिए भी और बोर्ड के लिए भी। वहाँ से आपका जो बोर्ड के साथ में कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें आप, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है उस प्रश्न को बनाने की, क्योंकि कैंडिडेट लगातार आ रहे हैं ना, तो सबके एक जैसी सिचुएशन नहीं हो सकती, क्योंकि उनको भी पता है ट्रांसक्रिप्ट है बाहर जा रही है। अब जैसे सर ने एनकाउंटर वाला प्रश्न पूछा, ये सेम का सेम प्रश्न मेरे से पूछा, एसी का सीएपी का होता है यूपीएससी के अंदर, सेम का सेम प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा यंग था तो मैंने बोल दिया कि एनकाउंटर होना चाहिए और उन्होंने मेरा कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या था कि पहले इंटरव्यू की इतनी तैयारी नहीं होती थी। अपन जनरली क्या करते कि जैसे मान लो किसी प्रोफेसर के पास जाते स्पेशली, है ना, जाके सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, अच्छी बातें बोल ली, कैसे बोलना, पुलिस कैसी होनी चाहिए, सर पुलिस अच्छी होनी चाहिए, पीपल्स पुलिस होनी चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए, ऐसे शब्द मैंने अच्छे बोले। लास्ट में प्रश्न ये था कि अगर कोई रेपिस्ट है उसका एनकाउंटर किया जाना है तो आप उससे सहमत है, बिल्कुल सहमत है। तो अभी तो आप बोल रहे थे कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए और अब बोल रहे हैं कि एनकाउंटर हो जाना चाहिए, तो वहाँ मैं फंस गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बोर्ड मेंबर हमेशा ये प्रयास करता है कि एक बोर्ड मेंबर ने प्रश्न पूछा, दूसरा वाला तैयार रहेगा कि इसको काउंटर करना है किस पे, उस पे, और इसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उसको अपन क्या करेंगे, निकालेंगे। इस प्रकार से आपको सबसे जो मेन प्रैक्टिस क्या है वो ऑनेस्ट रहने की है, और ऑनेस्टी बहुत हार्ड है। अगर वो इतनी सिंपल होती तो इतनी लोग बात नहीं करते, इसलिए आपको ये करना है। एक आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स, आप जब भी करंट अफेयर्स को पढ़ें तो उसमें अभी आपके न तो प्री है न आपका मेंस है, तो आपको क्या करना है, उस करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले जो हेडलाइनिंग आप पढ़ते हैं उससे पहले आप ये दिमाग में सोच लें कि इससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि प्रश्न आया कि यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी जो वॉर है वो रुका नहीं है, तो वहाँ पे आपके प्रश्न क्या बनते हैं कि पहले तो हो सकता है कि इस वॉर का क्या कारण रहा होगा, दूसरा हो सकता है कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तीसरा हो सकता है कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और इसके बीच में क्या क्या नेगोशिएशन, क्या क्या प्रयास है वो किए जा सकते हैं, इस तरह के युद्ध को रोकने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ये 5 प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो रशिया यूक्रेन के वॉर को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आप वहीं पे 5 प्रश्न तैयार करके उसके आंसर है वो तैयार कर लें, ठीक है। यही अप्रोच आपको अपनानी है। अभी मेंस और दोनों नहीं है, अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये आप अप्रोच अपना सकते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको जब आप आइडिया बनाते हैं, अपने आइडियाज़ को रखते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी स्टडी करनी होती है, ठीक है, और उस स्टडी के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर। ऐसे नहीं करें कि कहीं किसी का है वो न्यूज़पेपर एनालिसिस आ रहा है, वो अपने तरफ से है वो बोला जा रहा है, और वही आपने 4 फैक्ट याद किए, 4 में से 2 उसी वक्त याद रहे और 1 है वो मॉक में गए तब 1 याद रहा, और जब मेन इंटरव्यू होता है उसमें 1 भी याद नहीं आता। ऐसा ना करें, आप ओरिजिनल न्यूज़पेपर पढ़ें। अब इसमें अगर आप कंफर्टेबली इंग्लिश पढ़ पाते हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक जनसत्ता आता है हिंदी का, वो आप देख सकते हैं, और बाकी आपके भास्कर और पत्रिका आते ही है, उनको भी आप देख सकते हैं। आइडियोलॉजी, आपकी खुद के आइडियाज़ है वो कैसे डेवलप होंगे, ये आप 2-3 सोर्सेज पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको डेवलप होते हैं। वो अलग तरह की प्रोसेस है, जब अपन इंटरव्यू के अंदर है वो गाइड करेंगे या किसी प्रकार का सेशन रखेंगे उसमें आपको बताएंगे। अब किसी की और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अगर अभी नहीं है तो बाद में भी पूछ सकते हैं, जब भी आपको हो। तो प्रेफरेंसेस से रिगार्डिंग हो तो आप सर से कांटेक्ट कर लेना, मतलब सर यहाँ पे भी रहेंगे और हम लोग इस चीज़ पे बात भी करते रहेंगे जी। बार-बार, तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर पीजी कर रखी और डेफ में शो ना करना चाहिए। पीजी कर रखी और डेफ में शो नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आपकी जॉब लगी है कहीं? अभी मैं रिसेंटली जॉब कर रहा हूँ किस में? प्राइवेट कंपनी में, ई वेस्ट रिसाइकलिंग। किसकी? ई वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी। देखो आप, कई बार क्या होता है कि अपन अपने डेफ को छोटा रखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डेफ को छोटा रखते हैं अपने पास में। जैसे इन्होंने बोला ये अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे लोग, इवन मैंने भी है एक सब्जेक्ट को हाइड किया, लेकिन आपसे प्रश्न है वो कहीं से भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी क्वालिफिकेशन अगर ऐड करते हैं तो अच्छी बात है वो, लेकिन वहाँ से आपको कुछ प्रश्न आने भी चाहिए। अब आप, इन्होंने बताया कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, तो हो सकता है प्राइवेट कंपनी के जॉब के ऊपर 5 मिनट इनका इंटरव्यू चला जाए, बाकी कहाँ जाएगा इंटरव्यू? हवा में जाएगा, पूरी तरीके से हवा में जाएगा। आपको स्टैगफ्लेशन पूछेंगे,
आपको है ब्लैक शी इनिशिएटिव पूछेंगे, फिर आपको उल्टा सीधा पूछेंगे। तो इससे बेटर है कि आपके पास में कुछ ऐसा मैटर हो जिससे कि आप इंटरव्यू को गाइड कर सकें। तो आई थिंक आपको भरना चाहिए उसमें। सब्जेक्ट ही ऐसा कैसा है? LLB बहुत अच्छा है ये सब्जेक्ट। आई थिंक अगर आप इसको भरते हैं और आप थोड़ा सा इसको तैयार करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जनरली लोगों के पास होता ही नहीं है, तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। अगर हो सकता है आपको 2 नंबर इसमें ज़्यादा मिलें, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ये सब्जेक्ट भरें और इसमें कुछ जितने भी प्रश्न हैं वो पूछे जा सकें। हम आपके लिए बैठे हैं ना हेल्प करने के लिए, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसको कैसे तैयार करना है, कौन सी बुक्स आपको लानी है, अभी लॉ के ऊपर किस तरह के सिनेरियो चल रहा है, ये सभी पूछेंगे। जमाना ही LLB का है, जमाना भी किसका है? बोलने वाला का है, अधिवक्ता का है। आप अधिवक्ता हो और इंटरव्यू जो दे रहा है वो वक्ता होता है, तो ये तो दोनों बहुत सिमिलर है, तो आपको तो ये भरना चाहिए। और किसी का प्रश्न? जी, अगर आप कंफर्टेबली हैंडल कर पाते हैं तो 2 कर लो, नहीं तो आप 1 कर लो। जिसमें आप कंफर्टेबली है उसको आप कर लो। अब एक इसमें ध्यान रखना है आपको कि अपना जो इंटरव्यू का उनके पास जो जाता है ना, वो जाता है अपन ने जो फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपने शो कर रखा है, 1 कर रखा है ना। अब ध्यान रखना कि आपने वहाँ शो कर रखा है दूसरा और उनको बता रहे हो दूसरा, तो एक तो दोनों सब्जेक्ट उनको पता चल जाएंगे और फिर वो आपको जिस प्रकार से मारेंगे ना पकड़ के। दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन आपको अच्छे लगने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये मैटर करता है कि आपको कितने अच्छे लगते हैं। नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे क्या पबेड और हिस्ट्री दोनों में पीजी है, तो मैंने होशियारी वहाँ पे बोल दिया। उन्होंने पूछा था मुझसे कि आप पबेड में कंफर्टेबल हो या हिस्ट्री में? मैंने कहा सर दोनों में हो। तो फिर उन्होंने मुझे खींच लिया हिस्ट्री में, और हिस्ट्री से आज़ाद हिंद, मतलब वो खुद आर्मी से है, तो आज़ाद हिंद फौज पे, मतलब हिस्ट्री में जितनी उनकी स्पेशलिटी है, स्पेशलाइजेशन उतना मेरा नहीं है ना, पर पबेड में मेरा है। पबेड का मैं AP दे रहा था, तो सर का कहना सही है, एक ही भरो, ज़्यादा होशियार ना करो, मतलब ठीक है, एक से काम चल जाएगा। क्योंकि ये सही बात है कि एक भरना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाकी तो हवा में चला जाएगा। एक फिक्स तो रहेगा ना कि हाँ इसमें से पढ़ना है, इसी में से पूछेगा। ठीक है, आपको जो आ रहा है। और ध्यान रखना ऐसे शब्द भी नहीं बोले जिनका आपको मीनिंग पता नहीं हो। जैसे किसी ने शब्द बोल दिया कि प्रोक्रास्टिनेशन, कि नहीं होना चाहिए। क्या होता है प्रोक्रास्टिनेशन? क्वारंटाइन बोल दिया, अब पता ही नहीं है क्वारंटाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कहाँ से शब्द आया है, कब है, उसको यहाँ तक पूछ लिया। उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कब अपना शब्द एज ए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। तो इस प्रकार से शब्दों से बचिए, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप सबका धन्यवाद इतना लंबा सुनने के लिए, क्योंकि जो लास्ट स्पीकर होता है या तो वो पहले भाग जाता है या सामने से ऑडियंस भाग जाती है, फिर भी आपने है वो पेशेंस बना के सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और अभी जो सर ने जितना भी बोला है ना, उनमें से मैं 3 पॉइंट और ऐड कर देती हूँ। पहली बात तो ये, आप में से मुझे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है जो राजकुमार सर और अनिल सर की तरह आपको अलग से एफर्ट्स लगाने पड़े दौड़ने के लिए, तो वो टाइम आपका सेव होने वाला है ना। दूसरी चीज़, जैसा कि सर ने बताया ना कि आप अपने आप को रिफ़ाइन करते हैं, तो इस तरह नेचुरली रिफ़ाइन करें। जैसे अभी लास्ट टाइम से मॉक ले रहे थे हम लोग, तो एक स्टूडेंट था, नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं है, उसने पता नहीं कहाँ से सीखा है कि ना मैम रिकॉल नहीं कर पा रहा, सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। हमने एक सिचुएशन पूछी और सिचुएशन में खुद का डिसीजन लेना था, और उसने यही जवाब दिया था कि मैम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो जहाँ डिसीजन लेना होता है ना, वहाँ सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, जानने का इच्छुक हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा, ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। तो इसका स्पेशली ध्यान रखना है। और अभी हमारे बीच रैंक 202 रौनक शर्मा आ चुके हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी। और हमारे मेंटोर विष्णु सर भी आ चुके हैं, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए विष्णु सर भी आए। रौनक के लिए एक बार जोरदार तालियां। विष्णु सर, कांग्रेचुलेशन रौनक।
वो तो बताइए आपको। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार अपने लिए तालियां बजाएं क्योंकि इस इंटरव्यू में आने के लिए आप 2 चरण पार करके आए हैं। तो मैं मेरी जर्नी बताता हूँ कि मैं तेज सिविल से 2023 से जुड़ा हुआ हूँ। तो स्टार्टिंग में सर ने क्यूबिट प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ आया था। तो मुझे लगा था कि यार डेली आंसर राइटिंग करना और फिर डेली उसको चेक करना इजी है, चेक करवाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है हमारे से। तो सर ने कहा कि तेरे में है क्या हिम्मत, क्योंकि उस टाइम तो आप भी एज कम है, तो उस टाइम तो 22-23 साल का था मैं। सर ने मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा कि यार तेरे में हिम्मत है, तू कर लेगा। तो मेरा रूममेट था, वो मेरे साथ आया तो मेरी तरफ देखा तो उसने सर को बोला पहले कि सर हाँ इनमें है हिम्मत, ये कर लेंगे। तो हिम्मत करी और आज इस मुकाम तक पहुँचे। तो सबसे पहले ये बताइए कि किस किस को लग रहा है कि 209 या 210 नंबर मेरे ही हैं। मुझे यही लगता था कि शायद 263 वाला मैं ही हूँ। तो ये सबको लगता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये लगता है कि सबसे पहले हम किसी से भी मिलते हैं तो वो हमें यही बोलते हैं कि यार तू एक काम कर, एक आध अटेम्प्ट और दे, फिर हमसे बात करना ढंग से। तो उस चीज़ को आपको दरकिनार करना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ अगर यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो आगे भी भगवान मेरी पार लगाएगा ज़रूर। तो उसके बाद लाइब्रेरी प्रोग्राम की बात करते हैं। तो हिमांशु सर थे सर हमारे टाइम पे एथिक्स में। तो हिमांशु सर को मेरे आंसर्स बहुत अच्छे लगते थे, है ना। अब वो क्या पता मेरे आंसर अच्छे होते थे या नहीं होते थे, बट वो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मेरे आंसर्स को बहुत अच्छा बताते थे। तो शायद यही खासियत है तेज सिविल्स की कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट होके भी आएंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस होके जाएंगे और अपना जो रिजल्ट है वो बेस्ट देंगे। थोड़ी बात इंटरव्यू की कर लेते हैं कि हमें क्या क्या तैयार करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो सर बता चुके होंगे सारी बातें, तो थोड़ा सा मैं भी बता ही देता हूँ कि हम जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो हम जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे करंट अफेयर्स में भी हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे कि हिस्ट्री में क्या हुआ या ज्योग्राफी में क्या हुआ या पॉलिटी में क्या हुआ। हमारे टाइम पे वो प्रेसिडेंट वाला बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो आपको बार बार उसमें अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए आप क्या करें कि कोई भी जब टॉपिक लिखें तो उसके आसपास के 2-3 पेज छोड़ दें, क्योंकि बाद में आपका इंटरव्यू कब आता है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू आया था बिल्कुल लास्ट फेज में 7 अक्टूबर को। तो मैं तो बहुत वेट करा, मैंने बहुत अपडेट्स भी किए, लेकिन मेरे को जो प्रॉब्लम आई वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास जगह नहीं बचती थी, फिर मेरे को उसको दोबारा राइट करना पड़ता था। तो आप जब भी कोई टॉपिक्स लें किसी भी न्यूज़पेपर से पढ़ें, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक न्यूज़पेपर ही पढ़ना होगा। तो आप जब भी पढ़ें तो अपना जो ब्लैंक स्पेस है वो हमेशा छोड़ के चलें। सेकंड चीज़ है, पहले हॉबी पे आता था तो अब आने लग गया कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, कि हमारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कैसे भी करके, लेकिन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे वो जाएगा ही जाएगा। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और मैंने ऐसे इतना कुछ नहीं पढ़ा था, और क्योंकि फ्रेशर था तो मुझ पर एक बर्डन भी था कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाए, और मेरा जो कॉलेज है वो भी कोरोना काल में था, तो आप जानते हैं कि हम इतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैंने जब स्टार्ट से ही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट थोड़ा सा साइडलाइन हो गया था, तो आप उस पर खासा जोर लगाएं। और अगर आप ये कर सकें कि खुद के ऐसे पॉइंट्स 10 पॉइंट्स बना ले कि मैं कैसे मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को करंट की तरफ या जीएस के सब्जेक्ट की तरफ कैसे मोड़ पाऊँ। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मुझसे पूछा गया कि ये मैंने प्रिपेयर भी किया हुआ था, मुझसे पूछा गया कि ईवीज़ है ये पोल्यूशन करती है या नहीं करती है। तो मैंने बताया कि सर बिल्कुल ये पोल्यूशन करती है। कोई बताना चाहेगा ईवीज़ पोल्यूशन करती है या नहीं करती है? हाँ,
बैटरीज हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो सबसे पहला ई वेस्ट जनरेट करती है और उसमें जब चार्जिंग होती है तो वो भी थर्मल से ही होती है, तो कहीं ना कहीं कोयला बर्न होता है तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन करता ही है। तो यहाँ से मेरा पॉइंट गया कि हमें कैसे इसको करना चाहिए, फिर मैं उसको लेके गया कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, हमें कर्म योगी बनना चाहिए। तो मैंने योगी पे खास जोर दिया, तो योगी शब्द से मेरा इंटरव्यू पूरा धर्म पे आ गया। तो वहाँ मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं इसके थ्रू कर लूँगा। तो मैं ऐसा ये नहीं बता रहा, लेकिन आप ये ज़रूर तैयार करें कि मैं कैसे मेरा जो वीक पॉइंट है उसको मैं अट्रैक्ट करवा दूँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ। तो इतना काम आप कर सकते हैं, ये पूरा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अगर ट्राई करेंगे तो इंटरव्यू को कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। थर्ड चीज़ आती है कि हॉबी। हॉबी आई थिंक सबने प्रिपेयर कर ही ली होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हॉबी होती नहीं है, क्योंकि इस सिविल सर्विसेज के दौर में हम सब कुछ छोड़ के केवल पढ़ाई पे फोकस करते हैं, तो ऐसा हमारी कोई हॉबी डेवलप होती नहीं है, लेकिन हमें करनी पड़ेगी। और हॉबी को इतने तह तक लेके जाना होगा कि सामने वाला हमसे कम ही जाने, हमसे ज़्यादा नहीं जाने। तो आप अपनी हॉबी को बिल्कुल परफेक्टली तैयार कीजिए। एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चंस अपनी हॉबी पे तैयार कीजिए कि हाँ वो कहाँ तक जा सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, और उसके थ्रू जो सेकंड लेवल और थर्ड लेवल तक क्वेश्चंस कहाँ जा सकते हैं, ये भी आप तैयार कीजिएगा। अब बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट की। किसी ने दूसरा और पेपर वीडियो वगैरह की भी प्रिपरेशन अभी कर रहे होंगे, उसका तो एग्ज़ाम नज़दीक ही है। तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो कोई और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी नहीं कर रहे? तो मैं मेरा किस्सा सुनाता हूँ कि मेरा जब इंटरव्यू कॉल हुआ था तो मेरे पास 4 गोल्स थे। मेरे CGL का मेंस था, मैं LDC की प्रिपरेशन कर रहा था, उसकी मेरे पास टाइपिंग थी। 2 फरवरी को RS का प्री था और मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी थी। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एंड फेज़ में आएगा, मुझे ये लगता था मेरा फर्स्ट फेज़ में ही आएगा। तो हम हमारे टाइम को इस तरह निर्धारित करते हुए चलें कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब कंप्लीट भी होएं और हमें लीजर टाइम भी मिले हमारी हॉबी को परस्यू करने का। तो अगर आप हॉबी डेवलप करें तो थोड़े दिन उसको परस्यू भी करके देखिए, ताकि आपको थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले वो हमें ईजीली जज कर लेते हैं कि ये इसकी हॉबी है या फिर ये केवल एक झूठी अफवाह फैला रहा है। अगर मैं इस कोचिंग में आया हूँ तो मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है। तो आप मेंस पास करके आए हो, आपको सबको पता ही होगा, तो मैंने भी वही बता दिया उनको। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप ऑनेस्ट हैं क्या? मैंने कहा जी सर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि आप हमें सिखाते हैं कि सबको आप एड्रेस कीजिए कि 70% इस पे देखिए, फिर 10-10-10 आपको भी सिखाएंगे, तो 10-10-10% इन पे भी देखिए। तो मैं प्योरली उनको अच्छे से एड्रेस कर रहा था और मैं अकेला बंदा था जिसने कोट पैंट पहने हुए थे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि ये जो अटायर है और आप हम सबको एड्रेस कर रहे हो, ये क्या कोचिंग वालों ने सिखाया क्या आपको? तो मैं बिना अपना 1% कॉन्फिडेंस लूज़ करे उन्हें बोला कि हाँ सर मैं ये कोचिंग से ही सीख के आया हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारा जो पिछला क्वेश्चन है, जो कि वो ऑनेस्टी के लिए मेरे से पूछ रहे थे कि आप ऑनेस्ट हैं या नहीं है, तो हमें उनके सामने बिल्कुल ट्रूथफुल होना है। हमें बिल्कुल भी अपनी शेकी नहीं बगाड़नी है उनके सामने, क्योंकि वो कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारे से। आपके साथ अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी कि मैं इसकी प्रिपरेशन करूं या फिर मेरा कॉन्फिडेंस लो है, या फिर हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमारे से कई ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे, लेकिन उनमें से कहीं का इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है और कहीं की आपसे पीछे रैंक आएगी, ये डेफिनेट है। तो कभी भी ये नहीं सोचें कि इनको मेरे से बहुत ज़्यादा आता है तो ये मेरे से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। इसमें नॉलेज का बिल्कुल खेल नहीं है। थोड़ा बहुत देखा जाए तो नॉलेज का खेल हो सकता है, लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार होता है, ये बेस्ट चीज़ रहेगी इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में। एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा आपको, जो कि GL शर्मा सर, गोवर्धन लाल शर्मा सर द्वारा लिखी गई है, सोशल इश्यूज़। तो आप एक बार उस बुक को ज़रूर पढ़ें, उससे आपको आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप होएगी और आप इंटरव्यू में टू द पॉइंट कैसे आंसर दे सकेंगे, तो वो भी आपको इससे पता चलेगा। तो यहाँ मेरा जो सेशन है वो समाप्त होता है। आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है।
थैंक यू रौनक। और अभी रौनक जैसे ही बता रहे थे तो मुझे याद आया कि अभी सर भी बात कर रहे थे सब्जेक्ट्स की, आप पीजी की बात कर रहे थे ना। अपने यहीं एक स्टूडेंट हैं संजय, जो अभी नहीं है, अभी 2-4 दिन पहले ही आके गए हैं। उन्होंने पीजी जो है वो हिंदी लिटरेचर से किया हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली मैंने भी हिंदी लिटरेचर से किया हुआ है। तो जैसे ही मॉक चल रहा था मुझे दिखा ना कि ऐसा होता है, चाहे वो फैकल्टीज हों चाहे वहाँ बोर्ड मेंबर्स हों, जैसे लगता है ना ये फंस गया, इसको तो मैं निचोड़ दूंगा अभी। तो वो चीज़ हमेशा बोर्ड मेंबर्स में होती है, चाहे वो आपका मॉक ले रहे हैं चाहे वो आपका फाइनल इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैंने जैसे ही सीधा पहला एक ही क्वेश्चन था शायद मेरा कि कफन के पात्र कौन कौन है, तो बोला सॉरी नहीं पढ़ा। तो जब आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़कर आए हैं, आपको कफन के पात्र नहीं पता हैं या फिर गोदान के पात्र नहीं पता हैं, तो मैं कैसे मानूंगी कि आपने साहित्य अच्छे से पढ़ा है। फिर नेक्स्ट मैंने उनसे पूछा कि आपने 1 वीक सीरीज़ से पढ़ा है, कि हाँ मैम 1 वीक सीरीज़ पढ़ के एग्ज़ाम दिया था। और ऐसा का ऐसा सेम चीज़ें उनके साथ वहाँ इंटरव्यू में हुई, क्योंकि वो पहले से हालांकि अलर्ट थे लेकिन फिर भी पूरा कवर नहीं कर पाए थे। तो आप जो अपना सब्जेक्ट, एक तो ये ध्यान रखें, आपने प्री के टाइम में इन्फॉर्मेशन दी थी, वो जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी ही इन्फॉर्मेशन अब दे देना। अगर आपको बताने का मौका मिले तो वहाँ बता लेना अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो, अदरवाइज इसका ध्यान रखें, है ना। ऐसा नहीं हो 1 वीक सीरीज़ से आपने मास्टर्स की है और डैफ में फिलअप नहीं की हुई है और वहाँ पर जाकर आप बता दें कि मैं ये भी करके आया हूँ, तो उससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है ना। तो अभी हमारे एक और रैंकर हैं यहाँ पर जो आपके साथ ही बैठे हुए हैं, राहुल, रैंक 451, तो इनके लिए भी एक बार तालियां बजा दें आप। विष्णु सर, अनिल सर आप भी आ जाओ, राजकुमार सर आप भी आ जाओ। आप सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग और बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने 2 पड़ाव पार करके आप यहाँ तक आए हैं। मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं तेज सिविल से कैसे जुड़ा, राकेश सर से और नीलम मैम सबसे। मैं, मेरे फ्रेंड है हर्षित सर जो यहाँ पे न्यूज़ बिट बनाते हैं आप सबके लिए, तो उनके थ्रू मैं राकेश सर से इनसे जुड़ा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है कि आपके इंटरव्यू की तैयारी कैसी होगी। बस आपको, जो अनिल सर ने भी कहा है, कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। उसके अलावा आप जो भी आप यहाँ पे जो सर गाइड करेंगे वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। और ये मेरी जर्नी है, उसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे मेंटोर विष्णु सर अभी लेट आए हैं थोड़ा, और ऑलरेडी अनिल सर की तरह ही सर्विस में है, कोऑपरेटिव सर्विस में है सर। तो मैं चाहती हूँ कि सर भी आपको थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप जिस स्टेज पे खड़े हैं उसके आगे जो स्टेज है वो ऐसी है कि आप अगर क्रॉस करते हो तो सामान्य भाषा में कहें तो वीवीआईपी हो जाओगे, और अगर नहीं करते हो तो वही पुरानी वाली चाल वापस चलनी पड़ेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बैठी हुई फैकल्टीज़ को जो है धन्यवाद कि उन्होंने आपके लिए इतना प्रयत्न किया पिछले वाले बैच के लिए। उसका रिजल्ट जो आया है सामने वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रयास आया। राकेश सर, आपको और आपकी टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो धैर्य रखिएगा और शांत रहिएगा। इंटरव्यू कॉल 2000 बच्चों का हुआ है, 1000 बच्चे को
जो है पोस्टिंग मिलेगी फाइनली। इसलिए सबसे पहला क्या है, शांत रहिए और धैर्य बनाए रखिए, और उसके बाद ये सोचिए कि हमें जो है आगे की प्रक्रियाओं को कैसे फॉलो करना है कि इंटरव्यू वाले दिन हमारे उस बोर्ड के सामने मार्क्स इतने आ जाएं कि हम जो है किसी न किसी सर्विस के अंदर चले जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे सर लोगों ने आपको पूरा अच्छे से ब्रीफ कर दिया होगा, इंटरव्यू कैसे, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे जाना है, कैसे उठना है, बैठना है, पहनना क्या है, खाना क्या है, पीना क्या है, कैसे बिहेव करना है, सच बोलना है, सॉरी कितनी बोलनी है, ये सब बातें आपको पता होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन आ रहे होंगे ना कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये बात हो सकती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ क्वेश्चन से पूछें तो उनका और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसका जो है आपको बताया जा सके। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात हो तो आप ज़रूर पूछिए पहले। आप लोगों के जो डाउट्स हैं ना, जो भी चीज़ मन में है अभी आप पूछ सकते हो अभी ना। सर बोलो। शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल एरिया है, दोनों की प्रेफरेंस करते हैं। अगर आप टीएसपी एरिया की बात कर रहे हैं, है ना, अगर टीएसपी में है तो टीएसपी वाली भरेंगे, अगर नॉन टीएसपी है तो टीएसपी वाली नहीं भरेंगे। हाँ, ऐसा लग रहा होगा कि क्या होगा, क्या मेरा ही इंटरव्यू होगा क्या, या मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, किसका बोर्ड आएगा, ठीक है। तो बोर्ड का तो आपको तब पता पड़ेगा जब आप आरपीएससी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे पूरे, उसके बाद में जब आपको पता लगेगा कि हाँ अब मेरा ये वाला बोर्ड है। सबसे पहले तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको इस तरीके से जमा के रखना कि जो प्रेफरेंस वो दिया है ना आपके डेफ में, उसी हिसाब से उनको जमा के रखना। कई बार क्या होता है, मैंने भी देखा इंटरव्यू में कि वहाँ बच्चे मतलब कई लाते ही नहीं है, डॉक्यूमेंट लाते ही नहीं है ना, तो इतनी लापरवाही भी आपको नहीं करनी है, पहली बात ये। दूसरी बात, तैयारी के अंदर क्या करना है, तैयारी आपकी ऑलमोस्ट हो गई है भाई, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप अगले महीने के अंदर यानी 1 महीने के अंदर इतना बदलाव कर लोगे कि आपका ब्लड का कलर चेंज हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तीसरी बात क्या है, बाहर कितनी भी आप तैयारी कर लो, ये बिल्कुल सत्य बात है। सर अगर सहमत हो तो आप ज़रूर बताइएगा। आप कितनी भी तैयारी कर लो, जैसे ही आप इंटरव्यू बोर्ड के अंदर एंटर हो गए वो आपकी सारी तैयारी पूरी जो है बैक हो जाएगी। आप जो असली में है वही बाहर निकल के सामने आएगा। ऐसा वही इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाने के बाद ही होगा, ठीक है। क्या किस प्रकार की ड्रेसेस पहननी है ये आपको सबको पता है। नॉर्मल ड्रेस पहननी होती है, नॉर्मल जो है आपको क्लीन सेव रखना होता है, मतलब ऐसा कि आप दिखने में थोड़ा ऐसा दिखें कि हाँ ये एक ऑफिसर लाइक व्यक्ति है या लड़का है या लड़की है, इसको हम सेलेक्ट कर लें तो ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। ये एक सिंपल बात होती है। अब बात क्या होगी, केवल दिखने से ही नंबर आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे, केवल दिखने से ही नंबर नहीं आएंगे। एक पिछले बैच के एक टॉपर थे, सेकंड रैंक थी उनकी, उनसे पूछा गया कि इंटरव्यू बोर्ड में, वो लास्ट टाइम था उनका, लगभग 5 बजे के आसपास इंटरव्यू हुआ था उनका। उनसे पूछा कि आप तो बहुत सबसे लास्ट में है, तो लास्ट वाले का तो क्या, लास्ट वाले का तो क्या महत्व है? ये एक जैसे एंटर हुए बैठते ये क्वेश्चन आ गया। अब एक तो मैं ये कहूँ हाँ सर मैं लास्ट हूँ लेकिन अब मेरा नंबर ही अभी आया है, एक तो ये एक सीधी बात हो गई। एक ये कहो कि सर सेना के 2 भाग होते हैं, एक खरावल होता है एक चंदावल होता है, जितना महत्व आगे का होता है उतना ही पीछे का होता है। तो इस आंसर में फ़र्क है कि नहीं है? इस आंसर में फ़र्क है। तो ऐसे ही आंसर्स की उनको ज़रूरत होती है। और दूसरी बात क्या है, इंटरव्यू बोर्ड कोई सा भी हो, उनका डेली का काम है सुबह आना और शाम को जाना और इंटरव्यू लेना। उनका डेली का मतलब वो है, वो ये चाहते हैं कि यार मैं क्यों रटी रटाई बात सुनूं, कोई तो मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी बात बताए कि मुझे इंटरेस्ट आए उस बात को सुनने में। चाहे उसकी कोई हॉबी हो सकती है, वो बॉक्सिंग करता हो तो वो वाली बात हो सकती है। तो ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो थोड़ा ज़्यादा इंटरव्यू बोर्ड जो है ज़्यादा अच्छा फील करेगा आपके साथ बात करते हुए। अगर वही रटी रटाई बात करोगे, आप मैंने 10th यहाँ से 12th यहाँ से ये किया ऐसे किया, आरएस क्यों बनना चाहते हो सबको पता है आपको, आरएस बनते क्यों है और वहाँ जवाब के लिए हम रटते क्या है ये भी आपको पता है, ठीक है। आरएस क्यों बनते हैं, तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हो। वो तैयार कैसे करोगे, थोड़ा हेल्प हम कर देंगे, थोड़ा आपके अंदर से आएगी। और जो सबसे मेन बात है जो पहले बता दी है सर ने, आपके पीजी और यूजी के जो सब्जेक्ट है ना वो तो बिल्कुल डेफिनेट पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर उसकी फैकल्टी सामने मिल गई तो उसको तो मज़ा आ जाएगा कि हाँ अब ज्योग्राफी का, मान लो ज्योग्राफी आपके है, ज्योग्राफी के प्रोफेसर वहाँ बैठे हैं तो उनको तो मज़ा आ जाएगा। तो बताना पड़ेगा आपको कि राजस्थान में ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, ऐसा क्या हो गया। अब आप बोलो क्लाइमेट चेंज, तो आप क्लाइमेट चेंज तो हर पॉइंट के लिए बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है
क्या 1 या 2 साल में ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है सारा? उससे पहले इतनी बारिश नहीं हो रही थी। क्या हो रहा है 2 साल से? तो इसका एग्जैक्ट रीजन अगर आप बता दोगे तब तो वो फैकल्टी खुश हो जाएगी। नहीं बताओगे और वही बात बोलोगे क्लाइमेट चेंज, तो फिर उसी प्रकार से आपको मार्क्स मिलेंगे। आ रही बात समझ में? आपके न्यूज़पेपर 1 या 2 न्यूज़पेपर अच्छे से आपको रीड करना है, और वो खबरें जो सामान्यतः एग्जाम में पूछी जाती है या आपके जो सिलेबस से रिलेटेड है, अगर आप वो कंटिन्यू उस चीज़ को देखोगे, अगर उस चीज़ को फॉलोअप करोगे, जो है ग्रुप डिस्कशन को थोड़ा महत्व दोगे, तो फिर चीज़ें क्या कि निखर के सामने आएगी। होता क्या है कि अभी मैं इनको खड़ा करके यहाँ बुला के पूछता हूँ कि बताइए ये वाला प्रश्न है, क्या इनकी इतनी कैपेसिटी है कि ये उस प्रश्न का आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं। यही क्वालिटी देखनी होती है उनको। कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई फैक्ट पूछ लिया आपसे नहीं आ रहा तो सॉरी बोलनी है उसके लिए, लेकिन सॉरी बोलते समय जैसा कि मैं सुन रहा था अभी, सर ने पहले बता दिया कि आपको करना क्या है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ बातें पूछिए। कोऑपरेटिव सर्विसेज कैसी है? जैसे सर ने बताया कि थोड़ी अच्छी नहीं है। देखो, अगर अच्छी नहीं होती तो इस सेवा के अंदर नहीं होती। पहली बात ये है, कोऑपरेटिव क्या होता है, इसमें 2 सर्विस होती है। एक होती है स्टेट सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एक होता है कोऑपरेटिव अलाइड सर्विसेज। ठीक है, अलाइड सर्विस तो देखो लगभग जितनी भी सर्विसेज होती है लगभग कॉमन सी सर्विस है अलाइड में तो सारी। अगर स्टेट सर्विस आते हो ना, आप स्टेट सर्विस आते हो तो अगले 4 साल में आप लगते हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, अगले 5 साल में आपका प्रमोशन होता है, आप बनते हो डिप्टी रजिस्ट्रार, उसके अगले 4 साल में आपका प्रमोशन होता है, उसके बाद आप बनते हो जॉइंट रजिस्ट्रार। जॉइंट रजिस्ट्रार कौन सी पोस्ट होती है? आपने नाम सुना होगा सीसीबी बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उसके एमडी लगते हैं, उसके एमडी लगते हैं। किसी बैंक का एमडी होना कोई छोटी बात नहीं होती है। उससे अगले 4 साल में आप बनते हो एडिशनल रजिस्ट्रार, और एडिशनल रजिस्ट्रार जब आप बन जाते हो तो आपकी व्यवस्थाएं, आपका तरीका, आपको जो फैसिलिटीज़ होती है वो इस प्रकार की होती है जैसे लगभग इक्विवेलेंट आईएएस की होती है। आ रही बात समझ? आप डिवीजन के ऊपर अधिकारी हो, उस समय आप कहाँ पहुँच जाओगे? 15 साल बाद में डिवीजन के ऊपर आप अधिकारी बन गए आप। तो कोई भी अधिकारी, कोई सा भी विभाग हो, अगर डिवीजन पे बैठ रहा है तो आप सोच सकते हो कितनी फैसिलिटीज़ होगी और कितना पावर होगा उनमें। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अलाइड सर्विस में आते हो आप, तो अलाइड सर्विस से स्टेट सर्विस के अंदर जो प्रमोशन होता है ना, वो थोड़ा डिले है। वो सभी विभागों में डिले है, कोऑपरेटिव में नहीं, केवल कोऑपरेटिव में डिले है, लेबर में भी डिले है। आप जेसीटीओ से एसीटीओ प्रमोशन होता है, वो फिक्स नहीं है कि 9 साल में हो जाएगा। आ रही बात समझ में? लेकिन एक बार स्टेट सर्विस की जो प्रमोशन है ना, उसकी लिस्ट कंटिन्यू चलती है। तो अलाइड सर्विस से लगभग समान है। कोऑपरेटिव में एक फ़ायदा ये है कि आपको थोड़ा समय ठीक ठाक मिल जाता है, तो आप अगर कुछ और तैयारी करना चाहें तो उसके लिए थोड़ा रिलैक्स रहता है ये वाला विभाग है। ये वाली बात है इसके अंदर। और बोलिए, बोलो भाई, कल आप अधिकारी बनोगे तो आपको बोलना पड़ेगा। आप यहाँ पूछने आए हैं, और ऐसा नहीं है कि हम हर रोज ऐसे क्लासेस देंगे, आप सुनेंगे और चले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ का बात तो आप लोगों को बोलना है, हम नहीं बोलेंगे। यहाँ का जो शेड्यूल है वो क्या है आपको पता ही होगा। यहाँ क्या होता है कि आप आए, 20 बच्चे आ गए, 4-4 का ग्रुप बन गया। टॉपिक आपको पहले एक दिन पहले ही दे दिया जाएगा कि कल शाम को इवनिंग में इन टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, अब आप आ गए, ग्रुप बन गए आपके, आपने आपस में 15-20 मिनट आधा घंटा डिस्कशन किया। उसके बाद में यहाँ पर जो भी फैकल्टी या स्टाफ अवेलेबल होंगे वो यहाँ आएंगे, और आपको कुछ ऐसे पॉइंट जो आपका 5 या 6, 7, 8 ग्रुप जो बने हैं वो नहीं सोच पा रहे हैं, वो 4 पॉइंट एक्स्ट्रा डिलीवर करके आपको जाएंगे। ये प्रोसेस है यहाँ का। उससे क्या होगा, ऐसे पॉइंट आपको पता चलेंगे जो एग्जैक्ट प्रश्न पूछते ही आपके लिए 4 पॉइंट तैयार है। ये प्रिपरेशन यहाँ की होती है। इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा, आपने पॉइंट वाइज आंसर दिया और आपका जो है रिजल्ट ठीक रहेगा उससे। अगर उसी बात को गोल गोल घुमा के हम उस आंसर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड वाले, जैसे इनके साथ हुआ है हॉनेस्टी के अंदर, अगर ये नहीं बोलते तो पकड़े जाते, अगर ये नहीं बोलते तो ये पकड़े जाते, क्योंकि उन्होंने 1 सेकंड पहले आपने बोला कि मैं हाँ बहुत ईमानदार हूँ, 1 सेकंड बाद ही आपको पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्वेश्चन कर दिया जो ये शो करेगा उसका राइट आंसर कि आप ईमानदार हैं। बस यही चीज़ वो देखना चाहते हैं। बाकी धैर्य बनाए रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शांत रहिएगा और अपनी तैयारी को न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी सीनियर आपके दोस्त हैं वो बने हैं उनके माध्यम से, जो अभी बने रिसेंट इनके माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, इस तैयारी को धार देकर लगातार प्रयास करते रहिए।
परिणाम बेहतर आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेफ में अचीवमेंट लिख सकते हैं कि कोई हो? देखो अचीवमेंट डेफ में अगर है क्या, अभी हमारे समय तो पता नहीं था, नहीं है, लेकिन शायद ऐसा होता होगा हमारे, हाँ, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस समय एक आपको स्लिप भरनी पड़ती है, उसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन होती है, है ना, आपका जो अनुभव आपने लिया है, कहीं कहीं आपने काम किया है, वो भरना पड़ता है। वहाँ आपकी जो एक्स्ट्रा अचीवमेंट है आप उसको फिलअप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो स्लिप जब वो अंदर जाएगी तो उनको पता रहेगा कि हाँ आपके पास में ये वाली जो है एक स्पेशल बात भी आप में है, तो आप उसको वहाँ भर सकते हैं। शायद डेब में ऐसा पॉइंट होगा नहीं। स्टेट लेवल, एथलीट स्टेट लेवल। हाँ, तो इसको लिख सकते हो आप, वो कर सकते हैं, आपको जमा भी करवाना है। तो ये वाली बात है। अभी तो तैयारी शुरू हुई है, संभव है कि दिसंबर में आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए और जल्दी इसका रिजल्ट आए। जिस प्रकार से अभी नए और युवा अधिकारी बन के आए हैं, तो उम्मीद है अगले बैच में आप में से भी बहुत सारे अधिकारी जो है बन के आएंगे और इस समाज को सर्व करने के लिए तैयार रहेंगे। तो सर, तो ऑल दी बेस्ट, बढ़िया तैयारी करिएगा, ईमानदारी से करिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू तो आप लोगों का भी बनता है, इतनी देर से आप सुन रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आप बाद में आके हमको शिकायत ना करें। एक तो ये बेंचेस है ना, यहाँ पर आप जब अपनी फॉर्मल यूनिफॉर्म्स मतलब ड्रेसेस पहन कर आएंगे ना, तो इसमें उलझती बहुत है, फट भी जाती है, धागे निकल जाते हैं, तो उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, टाइप ऑफ, है ना। दूसरी चीज़, लाइट चली जाती है, कई बार चली जाती है, मॉक में भी चली जाती है, डिस्कशन करेंगे उस टाइम भी चली जाती है। इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है। रही बात एसी, अभी तो शायद सर्दियों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पिछली बार जैसा माहौल बना था ना, वैसा बना तो इसकी पड़ेगी ज़रूरत। तो ये एसी ठीक से काम करती है, जहाँ मॉक चलते थे ना वहाँ काम नहीं करती थी, अभी भी नहीं कर रही है, और पता नहीं ठीक हो पाएगी या नहीं पाएगी। हम सोच रहे हैं कि सर्दियों के बाद ही उसको संभालें, है ना। एक पंखा भी खराब है, एक एसी खराब है। तो अब की बार हमने ये सोच लिया कि आपकी मॉक यहाँ ले लेंगे, कोने में जो बनाया हुआ है ना, ये लोगों वो इसीलिए लगवाया है, पर्दे इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छा वाइब आए। और एक चीज़ कि जब आप मेंटोस की रिक्वायरमेंट होगी ना, तब आपको ज़रूर कोई ना कोई मिलेगा। न्यूज़पेपर यहाँ पर आपको लगभग 2 से 3 न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, और बस हम मेहनत कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये याशिका है, रौनक है, राहुल है, इन राजकुमार सर हैं, ये यहीं पर बैठ के पढ़े हैं, यहीं पे तैयारी की है। आप सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, इवन चाबी भी यहीं रहती थी ना याशिका, रौनक, चाबी यहीं रहती थी। हम में से कोई नहीं है उस टाइम में, और उस टाइम भी आके आपको बैठना है ना, तो आप बैठ सकते हैं। संडे को यहाँ पर टेस्ट होता है, उस दिन के लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि आप एक फ़िक्स टाइम में ही उस दिन आ सकते हैं, यानी कि 4-5 बजे उनका टेस्ट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप आ सकते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं टाइमिंग का, अभी सर्दियों में थोड़ा लेट हो जाता है 6-7 बजे, तो उसका हम स्पेशली ध्यान रखेंगे। और जो ऑनलाइन अगर किसी के डाउट थे भी, मैंने ध्यान नहीं दिया है, 1-2 ने लिखा है, तो ऑनलाइन जिनके डाउट्स हैं वो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। अभी एक कॉमन ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर कोई भी जुड़ सकता है, वहाँ पूछ सकते हैं। और जो आप लोग रजिस्टर करेंगे उनके लिए स्पेशली एक अलग ग्रुप होगा, और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी कि कब क्या होने वाला है। अभी जो आप देख रहे हैं ना, इतने सारे आप बैठे हैं और इतने सारे सिलेक्शंस हैं, बहुत सारे आए भी नहीं है। मैं आपको रैंक बता देती हूँ, जैसे रैंक 18, 20, 23, 25, 30, 41, 43, 46, 57, 73, 85, 87, 94 या 3 है कुछ, और उससे आगे वाली रैंक है ना, चौंकाने वाली है। 101, 102, 103 और 4 को छोड़ दो, 105 तो यहीं बैठी भी है। तो ऐसे लगातार, फिर 120 है, 121 है, 124 है, तो इतनी सारी रैंक हैं, हम तो खुद ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि इतने सिलेक्शन हो गए हैं यहाँ से। और 2023 से सर, आई थिंक 23 से ही स्टार्ट चल रहा है,
23 से चल रहा है। मैं थोड़ा सा लेट जुड़ी थी, मैंने 2024 में यहाँ पर जुड़ी थी। तो मैं तेज सिविल्स के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ, और ये जो लाइन है मेरी खुद की नहीं है, सर ने, दिनेश सर ने एक दिन अपने वीडियो में भी बोली थी ये। तो आप लोगों को देखकर बस यही बोलने का मन करता है कि पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हमने आपके लिए तिनका तिनका उठाया है और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहते कि आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। हमारी तरफ से जो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ना, वो हम लगाएंगे, चाहे उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़े, रात को जगना पड़े, आपको 11 बजे मैसेज करना पड़े, चाहे रात को 2 बजे मैसेज करना पड़े। हिचकिचाना नहीं है, जब भी डाउट आए ना मैसेज कीजिए, यहाँ आइए, बैठिए, बातचीत कीजिए, बट रिजल्ट दीजिए, है ना। वो आपका काम है, हमारा काम है आपके साथ मेहनत करना। आप अगर 2 घंटे पढ़ के आते हैं ना, तो उसके लिए हम 4 घंटे पढ़ कर आते हैं। हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स कुछ पूछ लें तो हम बता पाएँ। आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, हम सारी फैकल्टी है 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ताकि आप कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जो फिर हमको ऐसे लगे कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है। कई बार हमें भी नहीं आती हैं चीज़ें, तो वो सबको सब कुछ नहीं आ सकता। ये मुझे इंटरव्यू बोर्ड में बोला था, राठी सर का बोर्ड था, जिन्होंने उनका एक्सपीरियंस सुना है वो वाकिफ़ होंगे। और फॉर्चुनेटली मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने पीसीएम में बीएससी किया, फिज़िक्स पढ़ा होगा। मैंने कि यस सर पढ़ा है। कि अच्छा फिज़िक्स पढ़ा है तो ये बताओ कि हॉस्पिटल्स में या फिर मेडिकल फील्ड में फ़िज़िक्स का क्या यूज है। मीन्स पढ़ा हुआ था अच्छे से। मैंने बोला सर एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, सीधा टू द पॉइंट। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म बताओ। अब मुझे याद तो थी लेकिन मैं उस टाइम भूल गई। मैं कि सॉरी सर मैं अभी भूल गई हूँ। तो बोलते लेकिन आप तो खुद ही भूल रही, आप खुद ही फंस रही है, मैंने आपसे मुश्किल सवाल पूछा ही नहीं था। आप ऐसे बोलती ना थर्मोमीटर, अब वो उनको थर्मोमीटर सुनना था। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चीज़ें हमें आती हुई होती हैं वो भी भूल जाते हैं। तो डरना घबराना ये सब नहीं है, यहाँ पर मिलकर बैठकर चीज़ें करेंगे और बस डिसिप्लिन रहना है, अपने ग्रुप रोटेट करते रहना है। दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं, क्योंकि जब आप दोस्त बन जाएंगे ना तो आप काम की चीज़ें कम डिस्कस करेंगे और फालतू की चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों में कोऑपरेट करना है और जो भी समस्याएं आए प्लीज़ अपनी समस्याएं समझ के हमको माफ़ कर देना, है ना। सॉल्यूशन नहीं करवा पा, जहाँ जहाँ पैसे लगेंगे ना समस्याओं को सुलझाने में, वहाँ थोड़ा सा हाथ कमज़ोर है हमारा, है ना। जहाँ मेहनत की बात आए वहाँ आप नो डाउट बोलिए हमको ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो कोई भी अभी हम में से किसी से भी मिलना चाहते हैं वो बातचीत कर सकते हैं और यहीं समअप करते हैं। और फॉर्मली समअप कर देते हैं क्योंकि लाइव चल रहा है, इसको स्ट्रीमिंग स्टॉप कर देते हैं सर। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन जो जुड़े थे उन सभी को भी थैंक यू।